चिंताजनक और भी अधिक पावेल, तुम क्या कर रहे हो अभी? तो सब कुछ मैं ऑन एयर हूँ, है ना। दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो चलिए हम सोलर ग्रुप की नई निवेश परियोजना नई पीढ़ी के जेपेलिन पर हमारे पारंपरिक वेबिनार की शुरुआत करते हैं। आज हम जेपेलिन के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये आज कैसे विकसित हो रही है और क्या परिणाम है। निश्चित रूप से हम तकनीक के बारे में बात करेंगे। विशेष रूप से आज हम जेपेलिन की प्रमाणन के बारे में बात करेंगे। अक्सर पूछा गया है। और इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया इस प्रसारण को लाइक करें, हमारे सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब करें जहां आप अभी देख रहे हैं, यूट्यूब या वकांटेक्टे पर, ताकि आप हमारे आगे के प्रसारणों को न चूकें। और ज़रूर रिपोस्ट करें। एक ऐसा साधारण कार्य जैसे कि रिपोस्ट वास्तव में कुछ लोगों द्वारा कम आंका जाता है, लेकिन एक साधारण क्लिक के साथ आप अभी तुरंत ऐसा कर सकते हैं कि हमारी संख्या इस प्रसारण में कई गुना बढ़ जाए। मैं आपकी सक्रियता के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम अभी भी केवल प्रारंभिक चरण में हैं, फिर भी हमारे पास काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। बहुत से लोग हमारे पीछे हैं। हालांकि हमारे सोशल मीडिया, हमारी वेबसाइटें अभी केवल प्रारंभिक कह सकते हैं स्थिति में हैं। वैसे कुछ साझेदार मुझसे लिखते हैं, कहते हैं देखो मेरे यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ तुमसे ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हैं। वास्तव में यह अच्छा है, क्योंकि हमारे पास सक्रिय भागीदार हैं जो अपने संसाधनों को विकसित कर रहे हैं। केवल आधिकारिक संसाधन ही इस परियोजना को आगे बढ़ाने और विकसित करने में मदद नहीं करते, इसलिए हम उन परिणामों को प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं जो आज हमारे पास हैं। वैसे यह अन्य भागीदारों के लिए भी एक नोट है जो वर्तमान में परियोजना पर ध्यान दे रहे हैं। याद रखें कि अब आपके लिए यूट्यूब चैनल बनाने के लिए कई विशाल अवसर हैं। आपके पास अपने यूट्यूब चैनल, अपने सामाजिक नेटवर्क, अपने वेबसाइट बनाने के अवसर हैं, और इसके माध्यम से आप हमारे परियोजना के बारे में, जेपेलिन के बारे में बता सकते हैं। साथ ही जेपेलिन और इस विषय में रुचि रूस और अन्य देशों में बहुत बड़ी है। और अब यदि आप पहले होंगे तो वे लोग जो इन संसाधनों का निर्माण करेंगे, वास्तव में आपके संसाधनों के माध्यम से संभावित निवेशक और वे लोग जिन्हें यह दिलचस्पी है परियोजना के बारे में जानेंगे। इसलिए जल्दी करें जब तक आपके पास यह अवसर है। अगर हम अपने परिणामों की बात करें तो चलिए इससे शुरू करते हैं। हमारे पास यह परियोजना लगभग 3 सप्ताह से वित्त पोषित है। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, फिर भी परिणाम उत्कृष्ट हैं। वर्तमान में हमारे पास पहले से ही 1,000 से अधिक निवेशक हैं, अर्थात 1150 लोगों ने अपने पैसे के माध्यम से यह वोट दिया है कि उन्हें यह पसंद है। हम शुरुआत कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं उसके बारे में अधिकांश जानकारी आप इन वेबिनारों से प्राप्त कर सकते हैं। लगभग $4 मिलियन के दायित्व पहले ही बेचे जा चुके हैं, कह सकते हैं। यह वे पैसे नहीं हैं जो पहले ही कंपनी के खातों में आ चुके हैं, बल्कि यह वे पैसे हैं जो आने वाले कुछ वर्षों में कंपनी के खातों में आएंगे। क्योंकि आप हमारे साथ किस्तों में निवेश कर सकते हैं,
अपने निवेश पैकेज के लिए हर महीने एक छोटी राशि का भुगतान करके। अगर हम वास्तव में प्राप्त हुए पैसे की बात करें, तो हमारे पास डॉलर का मूल्य लगातार बदलता रहता है। ये लगभग 30 मिलियन रूबल के आसपास है। यह एक उत्कृष्ट परिणाम है। हमें सितंबर की शुरुआत में, खैर, हम अभी इन तारीखों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पहले पैसे सीधे स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है, जिसमें रेफरल पुरस्कारों को घटाने के बाद, जो कि लगभग $30,000 का भुगतान किया गया है, शामिल है। इसके अलावा उन मार्केटिंग खर्चों को छोड़कर जो हुए थे। ये इस बात का संकेत है कि मुझे उम्मीद है, अब शायद फेडोर मुझे सुधारेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सितंबर से हम परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर नज़र रख सकेंगे। शायद हमारे पास जल्द ही एक कार्यालय होगा और पहले कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे। कुल मिलाकर फेडोर अब इसके बारे में अधिक विस्तार से बताएंगे, लेकिन यह फिर भी एक नया कदम है, जब हम उस बनाई जा रही कंपनी के अंदर झांक सकेंगे जो जेपेलिन के काम में लगेगी। कई लोग चिंतित थे, क्या हम एक साथ 2 परियोजनाएं चला पाएंगे? क्या हमारे पास इसके लिए पर्याप्त शक्ति और संसाधन होंगे? हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाँ, हम यह कर पा रहे हैं। कुछ कठिनाइयों के बिना नहीं, क्योंकि वास्तव में सोलर ग्रुप में अब कुछ लोग अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं, और शायद इससे भी थोड़ा अधिक। वास्तव में अब अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। धीरे धीरे स्टाफ का विस्तार होगा, नए विशेषज्ञों को काम पर रखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हम इस मुद्दे को जल्दी हल कर सकेंगे। इस बीच डुइनो इंजन परियोजना के परिणामों को देखते हुए हम यह भी देख सकते हैं कि हमारी वित्तीय योजना इसके विपरीत पूरी हो गई है। अगस्त में कुल 60 मिलियन रूबल से अधिक डुएनोव इंजन परियोजना में स्थानांतरित किए जाएंगे। तो दोस्तों, हाँ, हम 2 परियोजनाओं को वित्त पोषित कर सकते हैं, और यह पहले से ही स्पष्ट है कि हम इसे सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इस दौरान मैंने पिछले वेबिनार में कहा कि एक तरफ हमारी वित्त पोषण की स्थिति समान है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मामलों में यह काफ़ी भिन्न होगी। विशेष रूप से हमारे पास ऐसा कार्यात्मकता है, पैकेजों का बढ़ाना इंजनों के प्रोजेक्ट में। यहाँ हमने इस बारे में बात की कि ऐसी कोई संभावना नहीं होगी, जैसे कि यदि आपकी रद्दीकरण हुआ है तो अपनी किस्तों को पुनर्स्थापित करने की कोई संभावना नहीं होगी। यानी यदि आपने किस्त का भुगतान किया और फिर रुक गए, तो इसे पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकेगा। मुझे पता है कि कई निवेशकों ने अब नई परियोजना में छोटे निवेश पैकेज लिए हैं। वे भविष्य में बढ़ा सकेंगे, जैसे कि उन्होंने डुइनोवा के इंजन परियोजना में किया था। इसलिए अब जल्द ही तकनीकी संभावना भी होगी कि हम प्री स्टार्ट में निवेश पैकेज बढ़ाने की सुविधा खोलेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा प्री स्टार्ट चरण समाप्त होगा, आप अपने निवेश पैकेज को बढ़ाने में असमर्थ होंगे। इसलिए यदि यह परियोजना आपको आकर्षित करती है, यदि आप इस विषय में रुचि रखते हैं और इसमें वही संभावनाएं देखते हैं जो हम देखते हैं, तो आपके पास अब अधिकतम पैकेज लेने का अवसर है, उन शर्तों पर जो उपलब्ध हैं, यह जानते हुए कि पीछे लौटना और फिर से ये शर्तें प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इसमें मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान में प्री स्टार्ट चरण में निवेश की शर्तें पहले वित्त पोषण चरण की तुलना में 2 गुना बेहतर हैं। वर्तमान में छूट औसतन 1000 है, जबकि यह 500 हो जाएगी। तो ऐसा ही होगा। खैर, इसे ध्यान में रखें। मैं चैट्स में देखता हूं कि लोग लिख रहे हैं कि कब अपने वर्तमान प्री स्टार्ट पैकेज को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। देखिए, यह तकनीकी रूप से जल्द ही आएगी, लेकिन कुल मिलाकर आप इसका इंतज़ार नहीं कर सकते। यदि आप अपने निवेश पैकेज को बढ़ाने में रुचि रखते हैं, तो तकनीकी सहायता से संपर्क करें। वे आपके अनुरोधों को इकट्ठा करेंगे और इसे मैन्युअल रूप से करेंगे। इसलिए इसका इंतज़ार न करें, समर्थन में लिखें, अपने निवेशकों और भागीदारों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि वे भी ऐसा ही करें, क्योंकि प्री स्टार्ट चरण काफ़ी छोटा होगा और हम इसे बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। इसलिए उन अवसरों का लाभ उठाएं जो आपके पास हैं। इसलिए निश्चित रूप से यह विश्वास करने के लिए कि क्या हो रहा है, इस कंपनी में विश्वास करने के लिए, इस परियोजना में विश्वास करने के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, यह समझना चाहेंगे कि यह कैसे विकसित हो रही है। और इसीलिए आज हमारे पास ऐसा एक वेबिनार हो रहा है, जो अब साप्ताहिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। तो अब मैं फ्योदोर कॉन्स्टेंटिनोव को शब्द देता हूँ। फ्योदोर, कृपया बताओ, कंपनी में अभी कौन सा काम किया जा रहा है? तो दोस्तों, आप कृपया मत भूलिए, अपने सवाल ध्यान से लिखिए। हम अंत में उनके जवाब देंगे। तो पावेल, तुमसे पहला सवाल,
सारी तैयारी का काम समय पर किया गया था और जैसे तुमने कहा, जल्द ही पहले पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। हम पहले पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑफिस में सब कुछ तैयार है। श्रम अनुबंध सभी तैयार हैं। उपकरण पहले से ही चुने जा रहे हैं। ज़मीन पर समझौते हो चुके हैं। तो जैसे ही पहले पैसे खाते में आते हैं, यह सब सक्रिय रूप से आगे बढ़ने और विकसित होने लगता है और अगले चरण में जाने के लिए तैयार होता है। यानी हम धन प्राप्त करने के चरण के लिए तैयार हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। वैसे हाल ही में मैं थोड़ी विषय से भटक गई, लेकिन फिर भी हम डेनिस से मिले, एक बहुत ही शानदार व्यक्ति। जब मैं उनके पास गया तो मैंने समझा कि यह वास्तव में एक युवा, कम आंका गया इलॉन मस्क है, हमारे रूस का असली। वे बड़े और छोटे स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरणों के लॉन्च में लगे हुए हैं। वे अपने छोटे उपग्रह बना रहे हैं और क्यूबसैट्स का एक प्रारूप है। वह ऐसे छोटे उपग्रह बना रहे हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके पास पहले से ही कक्षा में कई उपग्रह हैं, 10 से अधिक। उनके पास मॉनिटर हैं। वह सब कुछ ट्रैक कर रहे हैं। वे रेडियो सिग्नल भेजते हैं और वहाँ से टेलीमेट्री आती है। कुल मिलाकर वह बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं और हम उनसे मिले, उन्हें बताया कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा, दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए हैं। चलो मिलकर काम करते हैं। मैं इसके लिए तैयार हूँ। उनके पास तुरंत योजनाएं थीं कि हम कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर पहले परिचय में ही हम काफ़ी आगे बढ़ गए। हमारे दृष्टिकोण मेल खाते हैं और यह अद्भुत है। जल्द ही हम आपको उससे मिलवाएंगे, उसे आपके पास यहाँ लाएंगे। हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे। और इस सप्ताह ऐसे ही कुछ घटनाओं से मैं सच में हैरान था। मुझे नहीं पता था कि कहीं जेनिगोरॉड शॉसे से मुड़कर ट्रेस्का के ठीक पीछे किसी औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचा जा सकता है, जहां एक व्यक्ति की छत पर मॉनिटर्स लटके हुए हैं और एंटीना लगे हुए हैं। वहां टेलीमेट्री का रिसेप्शन है। उपग्रह स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं और वे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। वह अपने बारे में सब कुछ बताएगा। चलिए वापस लौटते हैं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और हम कैसे बढ़ रहे हैं। हम स्वाभाविक रूप से जेपेलिन की ओर बढ़ रहे हैं और आज हमारे स्टूडियो में बोरिस अलेक्सांद्रोविच इवचेंको हैं। हमने पहले से ही थोड़ी बातचीत की है। उन्होंने मुझे संक्षेप में बताया कि प्रमाणन क्या है और इसका क्या महत्व है। तो चलिए, पहले प्रमाणन के बारे में नहीं, बल्कि सामान्य रूप से, बोरिस अलेक्सांद्रोविच, आप वायु परिवहन में कैसे आए? यह सब कब शुरू हुआ? क्या आप अपने बारे में सही तरीके से एक कहानी बता सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। शुभ संध्या। मैं क्या कह सकता हूँ? जैसे हमेशा स्लुचाइनो, बिल्कुल स्लुचाइनो, मैं वायुयान अन्वोन्मेष और विशेष रूप से जेपेलिन निर्माण में आ गया। मैं अम्यथुए में नेबामुना में स्नातक अध्ययन कर रहा था। ये एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। विभाग में जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था, बहुत सारे अनुभवी प्रोफेसर और उत्कृष्ट सुविधाएं थीं। रॉयल चेयर, ये रॉकेट लॉन्चर हैं और मैंने संरचना की गतिशीलता पर काम किया। मेरी डिसर्टेशन इससे संबंधित थी। यह अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में थी। यानी जेपेलिन और वायु परिवहन से इसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन हमारे पास एक विभाग है जो केवल रॉकेट इंजन के विकास में ही नहीं लगा था। यह संरचना की गतिशीलता और मजबूती पर भी काम करता था और सभी अंतरिक्ष तकनीक पतली दीवारों वाली संरचनाएं होती हैं। यानी पतले दीवारों वाली संरचनाओं की गतिशीलता और मजबूती, और विशेष रूप से नरम संरचनाओं की, हवा से भरे गुब्बारों के विभिन्न प्रकार। और हमारे पास एक बहुत ही गंभीर प्रोफेसरों का समूह था जो कि नरम आवरणों के सिद्धांत के लेखकों में से थे। और उस समय डीकेबी में एकमात्र उद्यम सोवियत संघ में डोल्गोप्रुनेंस्कोय कंस्ट्रक्शन ब्यूरो ऑटोमेटिक्स था, जो वायु परिवहन में लगा हुआ था। ये 1982 का साल था। वहां एक नया निदेशक आया,
शायद 1981-1982 में डेमेंटियव पेत्रोविच, युवा ऊर्जावान सोवियत संघ के विमानन उद्योग के मंत्री का बेटा, और उसे यह कार्य सौंपा गया। ठीक उसी समय जेपेलिन निर्माण के विकास की एक लहर भी थी। देश में सार्वजनिक और जेपेलिन निर्माण कार्यालय भी थे। डीकेबीए को एक जेपेलिन बनाने और उसे पुनर्जीवित करने का कार्य सौंपा गया। कंपनी में एक निश्चित पुनर्गठन किया गया। कुछ विज्ञान के क्षेत्रों में अधिक विशेषज्ञों की आवश्यकता थी और है। और मेरी विभाग में, जहां मैंने स्नातक अध्ययन पूरा किया, वहां विभाग के प्रमुख चेरनिकोव सर्गेई पावलोविच आए और पूछा, क्या ऐसे लोग हैं जिन्हें काम पर बुलाया जा सकता है? और उन्होंने मुझे उसकी ओर इशारा किया। मैं उससे मिला और उसने मुझे थोड़ा आमंत्रित किया और मैं तुरंत सभी इंजीनियरिंग पदों को छोड़ते हुए एरोडायनामिक्स और डायनामिक्स के सेक्टर का प्रमुख बन गया। हवा में तैरने वाली तकनीकें और भार भी, यह मेरा अध्ययन का क्षेत्र था। स्वाभाविक रूप से मैं पहले कंपनी में आया बिना कुछ समझे। मैं पुस्तकालय में बिना रुके बैठा रहा, पढ़ा, सीखा। मैं युवा था, ऊर्जा से भरा हुआ। तब मेरी उम्र कितनी थी? मैं 25-26 साल का था। और इस तरह मैं 1982 के दिसंबर में वहां पहुंचा। वह वहीं रह गया। मेरे साथ एक और साथी आया। ऐसा शायद क्षेत्र में कई लोगों को झांत है, शिगारेव सर्गेई निकोलाएविच। फिर हम साथ में काम करने लगे और तब से मैं इस काम में लगा हुआ हूं, और वह भी। तो इस तरह मैं जेपेलिन निर्माण के क्षेत्र में भी आ गया। आपने अभी बहुत दिलचस्प बात कही। मैं इसे पहली बार गंभीरता से सुन रहा हूँ। ये कौन सी सार्वजनिक संगठन है जो जेपेलिन के साथ क्या कर रहे हैं? जेपेलिन निर्माण, लेकिन ये सोवियत संघ में था। ये कैसे काम करता था? क्या ये कुछ पहल समूह थे? हाँ, पहल समूह यह युवा महल के पास हो सकता था या कुछ उद्यमों के पास, यानी युवा वैज्ञानिकों का समर्थन किया जाता था और वे इकट्ठा होते थे और विकास करते थे। वहां केवल युवा नहीं थे, ऐसे समूह मॉस्को में भी थे। मॉस्को के मिलिशिया संस्थान के पास आमतौर पर यह किसी के साथ होता था। यह पीटर्सबर्ग में था, स्वर्डलोव्स्क में, साइबेरिया में, यह कीव में भी था। एंटोनोव कंपनी, ये लविव में था। तो मतलब ये है कि वहां काफी संख्या में थे। उन्होंने अपने परियोजनाएं प्रस्तुत की, सरकारी संस्थानों को लिखा और अपने परियोजनाएं पेश की। और यानी लोग कोई पैसे नहीं प्राप्त कर रहे थे, वहां विमानन और अंतरिक्ष के विशेषज्ञ थे। कुल मिलाकर यह कुशलता से किया गया था। ये वास्तव में एक बहुत ही शानदार कहानी है, क्योंकि पता चलता है कि इतने बड़े संख्या में लोग स्वेच्छा से जेपेलिन के विकास में लगे हुए थे, अपने प्रोजेक्ट्स की पेशकश कर रहे थे, और वे हर जगह थे। आप कहते हैं कि वहाँ मॉस्को, कीव। तो शायद सोवियत संघ में लगभग 10 तक केंद्र थे, और लेकिन सभी डीकेबी का नेतृत्व किया। लेकिन यह नेतृत्व नहीं कर सका। यह एकमात्र सरकारी उद्यम था जो विमानन उद्योग मंत्रालय के तहत इस काम में लगा हुआ था, और इसे विशेष रूप से जेपेलिन निर्माण का कार्य सौंपा गया था, क्योंकि यह एयर शिपिंग में पहले से ही काफी समय से लगा हुआ है। यानी डीकेबी की कहानी ऐसी है। तो 30 के दशक एयरटेनोबेल में सोवियत संघ जेपेलिन निर्माण स्थापित किया गया था, जो बाद में जेपेलिन के उदय के बाद टूट गया। आंशिक रूप से इससे डीयूके, जो कि एक जेपेलिन प्रशिक्षण संयंत्र है, भौतिकी और प्रौद्योगिकी में बदल गया। डीएमजेड कारखाना, डोल्गोप्रूदनेव्स्की मशीनरी कारखाना आंशिक रूप से सीएजीआई में चला गया। सीएजीआई कुछ केंद्रीय गतिशीलता संस्थान है सोवियत संघ में, और अब रूस में विमानन तकनीक की वायुगतिकी, गतिशीलता और मजबूती के लिए मुख्य संस्थान। यानी यह इस तरह से विभिन्न हिस्सों में बंट गया, और फिर जेपेलिन निर्माण केवल चागी के दायरे में ही जारी रहा था। वास्तव में यह अधिकतर कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान ही थे और कुछ नहीं।
और 50 के दशक में अमेरिकियों ने शायद सोवियत संघ के क्षेत्र में ऊंचाई के सॉन्ड बॉल्स लॉन्च करना शायद शुरू कर दिया। क्या ये गूगल नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल अलग है। ये पहले का है। वहां 50 के दशक में विशाल गुब्बारे भी लॉन्च किए गए थे, विशाल, सैकड़ों हजारों घन मीटर, और वे 30-35 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे, बहुत ऊंचा। उन्हें फिनलैंड में लॉन्च किया गया। वे तुर्की की ओर बढ़ रहे थे और पूरे क्षेत्र की तस्वीरें ले रहे थे। तब वास्तव में ऐसे कोई उपग्रह नहीं थे और इस ऊंचाई पर उन्हें विमानन द्वारा नहीं गिराया जा सकता था। तो इसके विपरीत डोल्गोपुरदनित्स्काया बोएवाया ऑटोमेटिका का निर्माण किया गया और यह भी समान चीजों में संलग्न है। फिर उनके पास एरोस्टैट लाए गए और उसके बाद जेपेलिन, यानी ये एक तरह का पुनर्जन्म है। मुझे अभी इन हजारों घन मीटर का अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। आखिरकार ये गेंद कितनी बड़ी थी? एक बार फिर बताइए, ये कितने घन मीटर है? कम से कम इसका व्यास तो बंद कर दो। अब इसे फिर से गिनते हैं तो देखिए, फिर से गिनते हैं तो देखिए, तो 1000 घन मीटर, 1000, ये लगभग कितना होता है? 10 पर 10 पर 10। हाँ, अगर हमारे पास 100,000 हैं तो ये 100 पर 100 पर 10 हो जाता है। ऐसा कुछ लंबा सा, 100 पर 100 और 10 पर, यानी यह शायद 70 मीटर, शायद 80 मीटर व्यास में है। इसे गिनना होगा। यहाँ तक कि पहले उपग्रहों का प्रारूप भी था। दूरस्थ संवेदन और खोज के लिए ऐसे गुब्बारे स्ट्रेटोस्फीयर में भेजे जाते थे। हाँ, वहाँ निश्चित रूप से कुछ वैज्ञानिक प्रयोग किए गए थे, लेकिन हमारे सोवियत संघ के क्षेत्र के ऊपर यह पूरी तरह से जासूसी थी। यानी हाँ, निश्चित रूप से वे उड़ान भरते थे जहां भी उड़ान भरना हो। यानी उनके पास इंजन नहीं थे, ये जेपेलिन नहीं थे, यानी इन्हें लॉन्च किया जाता था। एकमात्र बात यह है कि उस समय मौसम सेवा इतनी अच्छी नहीं थी जैसे कि अब है, इसलिए वे लगभग हवा की दिशा जानते थे। उन्होंने लॉन्च किया और नाटो के क्षेत्र में जहां उन्हें इकट्ठा किया जा सकता था वहां इकट्ठा किया और इसे संसाधित किया गया, क्योंकि फिल्म प्राप्त करनी थी वहां, तो ऐसा डिजिटल टेलीविजन नहीं था। एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन था, लेकिन उपकरण का आकार ऐसा था कि इस गुब्बारे से कुछ भी ट्रांसमिट करने के लिए 100 गुना बड़ा होना चाहिए था। यह निर्धारित करना कठिन था और इसे गिराना भी कठिन था। मैंने समझा। उनके खिलाफ डीकेबी बनाया गया, डीकेबी विकसित हुआ। इसी तरह उपग्रहों ने इन गुब्बारों को बाहर करना शुरू कर दिया। ये अब बहुत प्रासंगिक नहीं रह गया है। अब लगभग कोई इसका उपयोग नहीं करता है। यह वैज्ञानिक उद्देश्यों उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि सब कुछ उपग्रहों से प्राप्त किया जा सकता है। तो सब कुछ नहीं है जैसा कि पता चला। उपग्रह बनाना महंगा है। हाँ प्रिय, लेकिन इसे हटाया जा सकता है किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में उन क्षेत्रों को जो रुचिकर हैं। यह सच है स्वाभाविक रूप से। शायद अब स्ट्रेटोस्फेरिक जेपेलिन कुछ समय बाद उपग्रहों के इस बाजार को थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वहां अपनी गंभीर वैज्ञानिक समस्याओं को हल करना होगा। पहले कहानी बताएं, फिर हम प्रमाणन पर जाएंगे। पहले उड़ानों के बारे में जो अलेक्जेंडर निकोलेविच के साथ थी, बहुत दिलचस्प कहानी है। हाँ, ऐसे पल भी थे। तो मैं भी डीकेबीए में काम करने के बाद हमारे पास वहाँ एक और दिलचस्प क्षण था। सोवियत संघ के अंत में 90 के वर्ष में एक बार फिर से जेपेलिन के प्रति रुचियों की लहर पर एक उद्यम की स्थापना की गई। डिरिजिबल निर्माण सोवियत संघ इस नाम से जाना जाता था। इसका एक लंबा नाम था, राज्य वैज्ञानिक उत्पादक, राज्य कोऑपरेटिव, यानी यह दूसरा उद्यम था। आप युवा हैं, शायद आप नहीं जानते। एक प्रसिद्ध उद्यम था जिसका नाम स्तोक था, जहां के निदेशक, उसके मालिक ने पार्ट सनोस लाए, कुछ 5 या 6 मिलियन कमाए। ये बहुत बड़ी रकम थी।
90 के दशक की शुरुआत में यह क्या था, यह किस लिए दिलचस्प था? उस समय कई सहकारी संस्थाएं बनी, लेकिन सहकारी संस्थाएं सरकारी कीमतों पर खरीद नहीं कर सकीं। उनके पास अन्य, यानी उन्हें अन्य कीमतें होनी चाहिए थीं और वे स्वतंत्र धन के साथ बाजार में जा सकते थे। लेकिन राज्य कोऑपरेटिव उद्यम के पास एक गोल मुहर थी, डरबोवा, जैसे कि हमारे पास है। एक तरफ यानी हम सरकारी कीमतों पर खरीद सकते थे और सहकारी कीमतों पर बेच सकते थे, और कई लोग हमारे पास इस इच्छा के साथ आते थे। तो हमने तय किया कि यह जेपेलिन निर्माण के प्रति प्रेम था, न कि पैसे कमाने के लिए। इसलिए हम इस काम को जारी रखते रहे। हमने वहाँ कुछ छोटे उपकरण बनाए और फिर गर्म हवा के गुब्बारे भी बनाए। तो यह सारी अवसंरचना बिखर गई, सोवियत संघ टूट गया, और तब कुल मिलाकर वायु परिवहन के लिए समय नहीं था। तो फिर इन दो उपकरणों के बारे में बताइए। कुछ उपकरण बनाए गए थे। यह अलेक्जेंडर निकोलेविच किरिलीन के साथ है। 93 में मैं उनके पास काम पर आया, पहले परियोजना विभाग का प्रमुख, फिर उपाध्यक्ष। संरचनाकार, मुख्य संरचनाकार का उसके मुख्य संरचनाकार और निदेशक के रूप में वह इस उद्यम में था। दो उपकरण बनाए गए, एरोस्टैटिका 01 और एरोस्टैटिका 02। ये वास्तव में पहले उड़ने वाले, सामान्य रूप से उड़ने वाले उपकरण हैं जो युद्ध के बाद के हैं। युद्ध के बाद के समय से सोवियत संघ और रूस में भी, यानी वे पहले से ही रूसी संघ में बनाए गए थे। ये एकल सीट वाले उपकरण थे, छोटे उपकरण भी थे। ये 1994 में पहली बार हवा में उठाया गया था। यह रस्ताटिका 01 है। इसका आकार छोटा था, यह 370 घन मीटर था। इस पूरे उपकरण का वजन बिल्कुल सही 400 किलोग्राम था। 400 किलोग्राम, 400 किलोग्राम आवरण और पायलट, एक व्यक्ति, सब कुछ मिलाकर यह एक छोटा उपकरण था। इसमें एक छोटा इंजन था, 28 हॉर्स पावर। RIMZ तो यह घरेलू है। यह 2 घंटे उड़ान भरता था। इसकी उड़ान गति 75 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी। छोटा उपकरण, और अगले वर्ष इस उपकरण के साथ ही बनाया गया। इसे बनाने वाले लोग 10 से कम थे, लेकिन हमने इसे डिजाइन किया और आंशिक रूप से इसका निर्माण भी किया। निश्चित रूप से सहकार्यकर्ताओं की संख्या काफी अधिक थी, लेकिन उन्होंने इसे खुद भी इकट्ठा किया। पहला उपकरण कुबिनका में हवाई अड्डे पर इकट्ठा किया गया था। यह मॉस्को के पास है, और वहां उसके साथ एक बहुत दिलचस्प पल था। पहली बार उसे इकट्ठा किया गया और हैंगर से बाहर निकाला गया। वहां एक बड़ा हैंगर था, उसे हैंगर से बाहर निकाला गया और एक मचान पर रखा गया। अभी तक उड़ान नहीं भरी। किनारे पर मस्तूल रखा गया। किनारे का मस्तूल कंक्रीट से भरा था। मैदान में घुसना संभव नहीं था, तो शायद गेट से 300 मीटर दूर। फिर हम कुछ समय के लिए रुके। ठीक है, और हमने तय किया कि काफ़ी हो गया, वापस लौटना चाहिए। और समझिए, पहले बार हमेशा बहुत डरावना होता है। डर इस बात का नहीं है, बल्कि उपकरण के लिए डर है, क्योंकि खैर ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे व्यवहार करेगा, क्या करेगा। क्या हवा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हवा 3-5 मीटर प्रति सेकंड है, और तुम्हें लगता है कि अभी तूफान आ रहा है, कि सब कुछ तुम्हें पैरों से उड़ा देगा, गिरा देगा। ऐसा ही एहसास होता है। और फिर देखते हो तो वह तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम रस्सियों को नहीं पकड़ते तो तुम लेकिन अब सब कुछ भी महसूस नहीं किया। डरावना। तो हमारे पास ऐसी स्थिति बन गई है कि हम देख रहे हैं कि वहाँ वास्तव में एक सैन्य हवाई अड्डा था, और प्रपोषक ने जवाब दिया। हम देखते हैं और दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो क्या हम आएंगे? लाओ। और दरवाजे बंद हैं, और हम उसके साथ खड़े क्या होंगे? हम कहते हैं, अलेक्जेंडर निकोलाइविच, जाओ
खोलो, लेकिन सावधानी से। हम जानते हैं कि वहाँ एक शेफर्ड दौड़ रहा है और जब वह दरवाज़ा बंद करता है तो वह उसे छोड़ देता है। तो सन निकोलाइविच वहाँ गए, लेकिन दरवाजे से नहीं बल्कि प्रवेश से। उन्होंने दरवाज़ा खोला और वास्तव में वहाँ एक शेफर्ड कुत्ता था। गिर गई, उससे बचने की कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा बंद नहीं कर सका, उसके साथ लाभी में गिर गई। उसने हाथ तोड़ लिया, लेकिन उसने खुद को बचा लिया। दरवाजे खोले गए, हमने मशीन चालू की। यही थी पहली कहानी। यानी, और फिर एक कहानी थी दूसरे उपकरण के साथ। 1 साल बाद हमने दूसरा उपकरण बनाया। और पहला तो उड़ गया। हाँ बिल्कुल, वह उड़ान भरता था। इतना ही नहीं, हमारे पास वहाँ उसके साथ 2 पायलट थे। शुरुआत में लेबेदेव स्टानिस्लाव और फिर सेलिवानोव। सेलिवानोव का नाम विटाली पेट्रोविच था। बाद में वह एक सम्मानित परीक्षण पायलट बने। बहुत ही गंभीर व्यक्ति थे। आदमी, वह पायलट था। और वह यहाँ क्यों होता? और 90 के दशक में हम विभिन्न मानकों के अनुसार बहुत दिलचस्प थे। विशेष रूप से कोई खास नहीं था। क्या अनुमति दी जा सकती है, क्या नहीं। अब इन उड़ानों की अनुमति क्यूबिन के में नहीं दी जाती, क्योंकि यह प्रयोगात्मक विमानन है। इसके लिए विशेष अनुमति, विशेष पहुंच और इसी तरह की अन्य चीज़ें होनी चाहिए। संख्याएं, हवाई अड्डा परीक्षण होना चाहिए। और यह एक हवाई अड्डा था, सामान्यतः एक सैन्य इकाई का। लेकिन हमें जनरलों ने अनुमति दी, कहा कि सब ठीक है। तो मतलब तब ऐसे समय थे कानून में, अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं में, यहाँ अच्छे पहलू में। और इसलिए जब हम उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहे थे तो हमारे पास वहाँ वायुसेना के कमांडर और उनके उपाध्यक्ष आए ताकि वे जेपेलिन पर उड़ान भरने की अनुमति दें। और तब सेलिवानोव ठीक उसी समय बैठ गए। मुझे लगता है कि उन्होंने उन्हें कभी शत्रु विमानों पर उड़ना सिखाया था। वह एक परीक्षण पायलट है और उसने जब शुरुआत की थी तब वह एक प्रशिक्षक था। लोग उसे जानते थे। उस समय उसकी उम्र 50 वर्ष थी। लोग उसे जानते थे और वह बहुत ये जेपेलिन भले ही छोटा था, लेकिन पहला और दूसरा, इसमें खींचने के वेक्टर का मोड था। यानी वह स्थान से ऊर्ध्वाधर रूप से उड़ान भरता था और वह स्थिर रह सकता था। वह 1 मीटर 2 मीटर ऊपर उठ गया। वे दूर खड़े हैं, लगभग 5 मीटर की दूरी पर हैं। वह ऊपर उठा, हमें 1 मीटर खिड़की के पार हाथ हिलाया और गैस दी। और इस तरह लगभग 30 डिग्री पर गया। एक चक्कर लगाया और बैठ गया। उन्होंने देखा और कहा, आप उड़ सकते हैं। यह पहले के साथ ऐसा ही था। नियंत्रण क्षमता मिलती है जिससे इसे लटकाया जा सकता है और 30 डिग्री की चढ़ाई की जा सकती है। तो वहाँ बस, लेकिन यह पहला उड़ान नहीं था। हमने उड़ानें भरी थीं, हमें अनुमति दी गई थी। ये पहला उड़ान नहीं था। वहाँ कुछ कमियां भी थीं। और पहले उड़ान में हमारे पास ऊंचाई के रुख में एक विफलता थी। जब लेबेदेव स्टानिस्लाव ऊपर जाना चाहता था तो वह इसके विपरीत, नीचे जाना चाहता था और वह इसके विपरीत ऊपर जा रहा था। और उसने वहां इंजन बंद कर दिया, बैलास्ट गिरा दिया और बैठ गया। जेपेलिन व्यावहारिक रूप से सुरक्षित है क्योंकि यह स्वतंत्र उड़ान में चला जाता है। यह संतुलित होता है और यहाँ सामान्यतः कोई समस्या नहीं होती। एलेवानोव के साथ भी समस्याएं थीं, लेकिन उन्हें चलते चलते हल किया गया। किसी भी उड़ान यंत्र को उड़ना सिखाना पड़ता है। तो ये स्पष्ट है, और यहाँ पहला वास्तव में सफल है। स्पष्ट रूप से कुछ न्यूनतम कमियां हैं, लेकिन फिर भी वे हमेशा रहे हैं, लेकिन सामान्यतः बस 1 या 2 सप्ताह के भीतर उन्होंने ऐसा एक प्रदर्शनी उड़ान भरी। आपको यह तय करने से लेकर पहले उड़ान तक इसे बनाने में कितना समय लगा? हाँ, बस लगभग 1 साल, थोड़ा सा अधिक। 1 साल और यंत्र तैयार है। अच्छा ताल, और भी अच्छा ताल। और अगले साल ही रास्ट्रेटिका जो-2 आया। उसके बारे में बताओ, क्या वह बड़ा था? वह थोड़ा बड़ा था। इसका आकार लगभग 2 गुना था, 650 घन मीटर। हालांकि यह भी एक सीट वाला था, यानी वास्तव में यह एक कदम आगे नहीं था,
अलेक्जेंडर निकोलेविच से बहस की। कहा, हमें 2 सीटों वाला यंत्र बनाना चाहिए, यह तुरंत 2 सीटों वाला हो। लेकिन बस एरोस्टैटिका 01 एक बहुत ही हल्का और बहुत ही छोटा और हल्का उपकरण था। उसमें कपड़े की मजबूती भी पर्याप्त नहीं थी और इंजन भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। यानी ये एक तरह से पहली कोशिश थी, है ना? बहुत हल्का उपकरण। यह एरोस्टैटिका 02 है, जिसका आयतन 650 घन मीटर है। इसकी लंबाई 5 मीटर है। यानी ये एक ऐसा उपकरण था जो पहले 4 घंटे उड़ सकता था। इसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे से थोड़ी अधिक थी। हमने मापी थी, मेरे ख्याल से, यानी यह पहले से ही अधिक था। यह 120 किलोग्राम को पायलट के साथ उठाने में सक्षम था। यानी यह पहले से ही, अगर वहाँ हम पहले यंत्र पर पायलटों में से किसी को पतला चुनते थे और लगभग कुछ भी नहीं कर सकते थे, और ईंधन थोड़ा है, हाँ, कम मात्रा में, तो यह यंत्र पहले से ही जो चाहें, खैर सामान्यतः नहीं, निश्चित रूप से बेहतर है कि कम हो, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति 100 किलोग्राम तक उड़ सकता था। और इसके पास एक अधिक शक्तिशाली इंजन था। यह ऑस्ट्रियाई रोटैक्स था, 64 हॉर्स पावर का, और इसका ईंधन का वजन पहले से ही 60 लीटर था। यानी उपकरण पहले से ही था, लेकिन अधिक गंभीर था और वास्तव में इसका उपयोग किया जा सकता था। हम इसके साथ बहुत उड़ान भरते थे। उस समय मास्को के ऊपर उड़ान भरने की अनुमति थी। तुशिनो से उड़ान भरता था, वर्नक तक उड़ान भरता था। मॉस्को नदी के साथ वापस उड़ान भरने की अनुमति थी। मुख्य राजमार्गों पर उड़ान भरने की अनुमति थी। तो अगर हाँ, तो क्या अनुमति देने के लिए केवल हाथ मिलाने की बात थी या फिर कुछ कागजात, नौकरशाही भी शामिल थी? नहीं, नौकरशाही, कागजात स्वाभाविक रूप से थे, लेकिन सब कुछ बहुत सरल था। अब एफएसओ उड़ान की अनुमति नहीं देगा। क्या मॉस्को के ऊपर? हाँ। क्या इस वजह से कि स्थिति सामान्यतः जटिल है? नहीं, इससे पहले वहाँ पहले से ही थोड़ा वहाँ थे। पहले समझिए, वहाँ कुछ गुंडे थे, मैं कहूँगा बेवकूफ़। एक समय था जब गर्म हवा के गुब्बारों को लगभग रेड स्क्वायर से उड़ने की अनुमति दी गई थी, जहाँ उड़ानें होती थीं और वे उड़ जाते थे। हवा को इस तरह से चुना गया, लेकिन हवा यह कर सकती थी। किसी एक पल में हवा लगभग क्रेमलिन के ऊपर थी। वहाँ किसी ने बहुत नीचे जाने का फैसला किया। देखने में सुंदर है, लेकिन उन्हें चेतावनी दी गई थी, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद ऐसे उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब सब कुछ एक निश्चित माप में होना चाहिए। तो स्वाभाविक है, लेकिन यह प्रॉमिस बोर्ड की गंध देता है, जो कि लाल चौक पर उड़ान भरने की अनुमति दी गई थी। हाँ, तब बहुत कुछ किया जा सकता था। और यह जेपेलिन एरोस्टैटिका 02, मैं कहता हूँ, हम विज्ञापन के लिए उड़ान भरते थे और वास्तव में इसी से हम कमाई करते थे, क्योंकि नए उपकरणों का ऑर्डर नहीं दिया गया था। फिल्में बनाई गईं। चीनी सेवा, यह निचनी नोवगोरोड में उड़ान भर रहा था। यह भी एक दिलचस्प महाकाव्य था। जब हम, जैसे कि सोप्रोवोज्डेनियम, हमें निजनेम नोवगोरोड में होना था, वहाँ स्ट्रेलका पर यह फिल्म बनाई गई थी जिसमें जेपेलिन को फिल्माया गया था। वहाँ एक दूसरी सीट भी बनाई गई थी जो कि बोरट के बाहर थी, और वहाँ जैसे कि दूसरे व्यक्ति को ले जाया जाता था। हालांकि यंत्र तो एक सीट वाला है। खैर, स्टंटमैन, हाँ, लेकिन पहला उड़ान भरने वाला इस स्थान पर था। उसे पायलट शिक्षक वासिली इवानोविच ने कहा, तेरी संरचना है, उतर जाओ। उड़ोगे तब नीचे अन्य समुद्र होंगे। क्लासिक दृष्टिकोण इंजीनियरों के लिए है ना। जब पुल का निर्माण इंजीनियर करता है तो उसे कहा जाता है, तुम्हारा घर पुल के नीचे होगा, तो वहीं रहो। तो कम से कम पहले दिन खड़े रहना, जब डीजल लोकोमोटिव या भाप इंजन डिब्बों के साथ पूरे परिवार के साथ गुजरता है ना। पुल के नीचे खड़े रहना, यह ऐसा ही था। मुख्य निर्माताओं की जिम्मेदारी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। आपका इतिहास सामान्यतः बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है, थोड़ा। हाँ, ये थोड़ा दिलचस्प था। तो आज की वास्तविकताओं और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हुए मुझे समझ में आता है कि उपकरणों को हवा में उठाने के लिए, भले ही यह प्रयोगात्मक हो, कुछ अनुमतियों की आवश्यकता होती है।
और इसके लिए एक स्थान तैयार होना चाहिए, साथ ही उपकरणों और सभी नौकरशाही की भी। क्या आप इस पहलू के बारे में बताना शुरू कर सकते हैं? हाँ, मैं कर सकता हूँ। वास्तव में इस परियोजना में मेरी जिम्मेदारी का क्षेत्र उन उपकरणों की प्रमाणन है जो बनाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ समझिए, यहाँ से कुछ शुरू करना है। लेकिन सामान्यतः जब उपकरण बनाया जाता है तो उसे प्रमाणित किया जाना चाहिए। कोई भी उड़ने वाला यंत्र, यहाँ 115 किलोग्राम से अधिक वजन के बारे में हमारे देश में, हाँ, और लगभग सभी देशों में दुनिया में समान स्थिति है, यह है। और अगर कई रास्ते हैं, लेकिन हम नागरिक उपकरणों के बारे में बात कर रहे हैं, यह स्वाभाविक है। सैन्य या राज्य के गृह मंत्रालयों आदि में वहाँ उनकी कुछ अलग विशेषताएं हैं। वहाँ सरकारी परीक्षण चल रहे हैं और फिर उन्हें वही दिया जाता है। मैं समझता हूँ, वहाँ थोड़ी सरलता है। आप वहाँ सैन्य तकनीकी प्रयोग करते हैं। नहीं, सैन्य तकनीकी प्रयोग नहीं, सरकारी परीक्षण हो रहे हैं। सरकारी परीक्षण आयोग। प्रश्न: वहाँ बहुत बार लिखा जाता है कि उपकरण को उड़ान की योग्यता के मानकों के अनुरूप होना चाहिए। कुछ चीज़ें शायद सरल हो सकती हैं। मैंने प्रमाणित किया, यह मैं हूँ, जब मैंने एरोस्टैटिक्स में अलेक्जेंडर निकोलेविच के साथ काम किया। हमने समग्र इतिहास का हिस्सा छोड़ दिया। मैं 2000 में लगभग अवगुर एयरशिप सेंटर में काम करने भी आया था। यह उस समय के लिए एक प्रमुख उद्यम था जो निजी वायु परिवहन तकनीक में संलग्न था। वायु परिवहन केंद्र अवगुड़ के तहत विभिन्न आकारों के 1 दर्जन से अधिक आयातित गुब्बारा परिसरों का निर्माण किया गया, जिनमें से 12,000 घन मीटर का भी शामिल था। ये चीन के लिए है। हमने उन्हें छोटे, बड़े और 3 जेपेलिन थोड़े दिए हैं। 3 प्रकार के जेपेलिन हैं, 1 सीट वाला, 2 सीट वाला और 10 सीट वाला। AU-11, AU-12 और इसकी संशोधित संस्करण AU-12M और इसका संशोधित संस्करण और AU-30। यानी आपने वायुगतिकी को दोहराया। आप अधिक से अधिक मूल्यवान बनने लगे। हाँ, AU-11 वास्तव में एरोस्टैटिक्स का एक पुनरावृत्ति था। इसका लगभग 650 घन मीटर का समान आकार था और यह 1 सीट वाला था, लेकिन वहाँ भिन्नता थी। यदि एरोस्टैटिक्स में पहले से ही विमान से गोंडोला का उपयोग किया गया था, तो विमानन एक ऐसा मेजर विमान था। ये थोड़ी बहुत संशोधित की गई थी, तो हमारे पास अपनी गोंडोला संरचना थी जहां पायलट बैठता था। तो अलेक्जेंडर निकोलेविच के उपकरण की संरचना थोड़ी अलग है। अगर आप सभी योजनाओं में देखते हैं तो उनके पास 8 पंख वाला पंख है। ये उसके उपकरण की एक विशिष्ट विशेषता है। विजिटिंग कार्ड, हाँ, उसका विजिटिंग कार्ड। हमारे पास एक क्लासिक एक्स आकार की योजना थी, एक्स आकार की प्लस नहीं, एक्स आकार की योजना थी, लेकिन 4 था, यानी इसमें अंतर था, शरीर का आकार अलग था। और किसने पहले से ही डिज़ाइन किया था? वैसे भी रोस्टेटिक स्वाभाविक रूप से अलेक्जेंडर निकोलाएविच ने खींचा, लेकिन पहला यू। तो मैं वास्तव में U-12 का मुख्य डिज़ाइनर था। मैं 2000 में एयरक्राफ्ट सेंटर से GUR में चला गया और वह डिजाइन ब्यूरो का प्रमुख बन गया था। और भी हमारे पास एक मुख्य डिज़ाइनर था। यह उद्यम के निदेशक फेडोरोव स्टानिस्लाव व्लादिमीरोविच हैं, लेकिन वह तकनीक में विशेष रूप से हस्तक्षेप नहीं करते थे। यह हमें खुद करने की अनुमति देता था, यानी आकार, शरीर का, पंखों का आकार, पंखों की योजना, यह सब कुछ हमारे ऊपर, वास्तव में मेरे ऊपर था। लेकिन एरोस्टैटिक्स यानी AU-11 में यह पूरी तरह से मेरे पीछे नहीं है, बल्कि आंशिक रूप से है। AU-12 ये पहले से ही मेरे उपकरणों के अनुसार था। एक बार फिर हमारे पास AU-30 के लिए वहाँ एक अलग मुख्य डिज़ाइनर जुबकेविच वादिम था। हाँ, हम हाल ही में उसके साथ किरजाच गए थे, बातचीत की, उसने हमें वहाँ सब कुछ बताया और दिखाया।
वह उस डिज़ाइन ब्यूरो में काम करता था जिसका मैं नेतृत्व कर रहा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन वह इस उपकरण AU-30 का मुख्य डिज़ाइनर था। क्या आप पहले यू ऑटोमेटेड यूनिट्स के बारे में 11वें के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? वे कितने सफल थे, या आपने बस उन्हें पहले कदम दूसरे कदम के रूप में इस्तेमाल किया? तो आप किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे? तो आप जानते हैं AU-11 वास्तव में एक कदम था, जैसे आप कहते हैं पहला कदम। फिर इसे कहीं क्रीमिया यूक्रेन में बेचा गया, तब यह अभी भी था, और फिर वे इसे कहीं चीन में बेचने ले गए। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ गायब हो गया। शायद अब नहीं। यह 2001 का साल था। फिर हम पहले ही क्या आपने इससे पैसे कमाए, बस इसे बेच दिया? हमने काम किया और बेचा। हाँ, हम पहले से ही AU-12 बना रहे थे, बल्कि ऐसा कहें, यहाँ थोड़ा और दिलचस्प था। एक AU-12 था, हमारे पास फ्रांस से एक आदेश आया, फ्रांसीसी, थोड़ा अधिक। उन्होंने उपकरण के शरीर यानी आवरण, पंख जो गोंडोला के ऊपर है, और नियंत्रण प्रणाली का आदेश दिया। उन्होंने गोंडोला का खुद ही डिज़ाइन किया। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जो हवा का शौकीन था, जेपेलिन निर्माण का, और उसके पिता के पास पैसे थे, और उसने इस काम के लिए उसे वित्त पोषण किया, और वे इस पर पैसे कमाने के बारे में सोच रहे थे। शायद वे कमाते थे। हालांकि योजना सच कहूं तो बेकार थी, लेकिन ग्राहक हमेशा सही होता है। यानी गोंडोला वह रस्सियों पर लटका हुआ था, और यह शायद 5-6 मीटर ज्यादा था। क्या यह एक डिजाइनर समाधान था? हाँ हाँ, डिजाइन ऐसा ही करना चाहते थे। हाँ, तो डिजाइन और निर्माण, यानी उनके पास गोंडोला में एक धक्का देने वाले पंखे के अलावा एक और पंखा था जो उठाने की शक्ति पैदा करता था। यानी यह एक 2 सीट वाला यंत्र था, और काम ऐसा था कि फ्रांस में, कम से कम उस समय ऐसा था कि, अगर मैं गलत नहीं हो रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह था कि यंत्र का आकार 1000 घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किसे देना चाहिए? ऐसा क्यों है? वहाँ प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। यानी ताकि प्रमाणित न करना पड़े। सर्टिफिकेट नहीं करना, इसका मतलब है कि इस पर पैसे खर्च नहीं करना। ख्याल से 900 घन मीटर गैस है जो उठाने वाली हीलियम है, और इसे प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। अब और ज़रूरत है। उनकी गोंडोला को इस तरह के उपकरण के साथ उठाना चाहिए था। हमने बनाया, हम फ्रांस गए। यह भी दिलचस्प था। वहाँ उनकी मदद करने के लिए इकट्ठा किया गया। उन्होंने वहाँ एक महत्वपूर्ण और सम्मेलन आयोजित किया। उन्हें आमंत्रित किया गया था, जैसे कि उनके पास DSAF था, तो उनका मार्शल, वहाँ पहले से ही रिटायर मार्शल ने भाषण दिया। विमानन नहीं होता, यानी सामान्यतः उनके पास सब कुछ ऐसा ही था। हमने पेरिस के पास उस हैंगर में इकट्ठा किया जिसे एफिलिन ने बनाया था। और 30 के दशक में वहाँ एक हाइड्रोजन से भरा जेपेलिन फट गया। कहीं केंद्रीय हिस्से का पुनर्स्थापन किया गया था। सभी खिड़कियां बंद थीं, लेकिन वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। यानी इसे केवल वहीं इकट्ठा किया गया, फिर इसे कहीं और हवाई अड्डे पर ले जाया गया और वहाँ ले जाया गया। यानी वहाँ असेंबली हुई थी। और आमतौर पर एलिंग्स में पंख होते हैं। आमतौर पर आप सोचिए, एलिंग एक बड़ा और विशाल भवन है। यह चारों ओर से काफ़ी बंद कमरा है। किनारों पर बड़े दरवाजे होने चाहिए जिनसे भाप बाहर निकलती है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ बंद कर दिया गया था। आसमान में जेपेलिन के दोनों तरफ आमतौर पर ही ऐसे पंख भी होते हैं। यह 1 मंजिला या 2 मंजिला जोड़ हैं। जहाँ यह निर्माता स्थित हैं, वहाँ उनका एक एटेलियर था, जैसा कि लिखा गया था। वहाँ उनके पास उन समयों से ही शिफो बोलचकी बनाई जाती थी, ताकि इसे पास में ले जाकर बड़े हैंगर में निकाला जा सके। वहाँ सभी सड़ चुके फर्श थे। हम वहाँ मर सकते थे इन जोड़ियों में। यानी उन्होंने केंद्रीय हिस्से का पुनर्स्थापन किया। खैर, इसे शर्तों के अनुसार किया। क्या आप वहाँ जेपेलिन इकट्ठा करने के लिए गए थे? हाँ, उनके साथ। उन्होंने किराए पर लिया, तो ये एक दिलचस्प बात थी।
अच्छा है, एफिल ने इसे बनाया और उन्होंने इसका उपयोग किया। तो उन्होंने इसका उपयोग किया। फिर लगता है एक त्रासदी हुई। उन्होंने इसे ठंडा कर दिया और किसी एक, और यह पेरिस के पास ला फोंटेन उपनगर है। हाँ, उपनगर। वहाँ वायुसेना के वेतरानों का पार्क है। पार्क, झील। और इस पार्क के क्षेत्र में वह इस हैंगर में खड़ा था। इसका उपयोग नहीं किया गया। यानी उन्होंने इन जेपेलिन निर्माताओं को फ्रांसीसियों को सौंप दिया। मेरे ख्याल से ऐसा ही है। तो जैसे वायुसेना में वेटरन होते हैं, जैसे ही है ना, वायुसेना ने मदद की गुहार लगाई, कृपया हमारी मदद करें। हाँ, भगवान के लिए जाइए। आपने कैसे किया? रूस में मुख्य घटक बनाए और वहाँ इसे इकट्ठा करने के लिए गए। हाँ, अनुबंध के अनुसार भेजा गया, वहाँ जाकर इकट्ठा किया। क्या उन्होंने इसे इकट्ठा किया, इसे चलाया? नहीं, भगाए। हमने इकट्ठा किया। उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया, फोटो खींचे। ले जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, दरवाज़ा नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं? यह उत्पाद 1000 घन मीटर का है। यह लगभग 30 मीटर लंबा है। व्यास में यह लगभग 37 मीटर कुछ और है। लगभग और कुछ और है। 7 कुछ मीटर के साथ होता है। लंबाई कहीं 4 है। इसे फोर्टा भी होना चाहिए। इसे कहाँ ले जाना है? कहीं नहीं। इसलिए उन्होंने इसे गैस से भरा, लेकिन ज़्यादा नहीं, ताकि यह बस अच्छे से खड़ा रहे। हीलियम तब वास्तव में अब से कम महंगा था, लेकिन फिर भी महंगा था। हमने फ़ोटो खींचे, मापे और हमारे काम को स्वीकार किया। हमने तो ओबोलिका सौंपी थी, जो गोंडोला से जुड़ी हुई थी। सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। और बस हम चले गए, गैस छोड़ दी, चले गए, और फिर वे पहले से ही गैस भर रहे थे। कुछ समय बाद हमारे पास लड़के आए और उन्होंने आवरण की मरम्मत की। क्या वे फ्रांस के दक्षिण में कहीं विज्ञापन के साथ उड़ रहे थे? फिर भी क्या वे उड़ रहे थे? नहीं, वे कुछ सालों तक उड़ते रहे, शायद 5-6 साल तक उड़ते रहे। उन्होंने विज्ञापन के लिए इसका उपयोग किया। फोटो देखना दिलचस्प है। अगर कोई अभी गूगल कर सकता है और इसे सामान्य चैट में भेज सकता है। उस रस्सियों पर लटकी हुई गोंडोला को ढूंढें। मुझे भी इसे देखने में दिलचस्पी होगी। और यह भी एक मध्यवर्ती चरण था। आगे आपने एक अधिक गंभीर उपकरण विकसित किया। तो ऐसा हुआ। फिर हमें मास्को के एमओवीडी से एक आदेश मिला। यह मास्को के ऊपर उड़ान भरने के लिए एक उपकरण है। तो कुछ कार्यक्रम, विशेष रूप से जब हमने इसे बनाया तो यह लगभग नीचे आ गया था। मडोना ने मॉस्को में लुझनिकी में प्रदर्शन किया और वह वहां पहुंच गया। आमतौर पर मॉस्को में और उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाती थी। कहा गया कि यहाँ तक कि एमवेदी भी, लेकिन गोली मार देंगे। और इसलिए अधिकतम वे एमकेडी पर उड़ान भरते थे, सड़कों पर स्थिति पर नज़र रखते थे, और मॉस्को क्षेत्र में भी। यह भी एक छोटा उपकरण था। हाँ, ये 1-2 सीट वाला यंत्र था। ऐसा ही, केवल एकल आवरण था। इसे हम AU-12M कहते थे। अगर उसके पास 1000 घन मीटर थे तो इसके पास थोड़ा सा 1200 था। वह पास नहीं हुआ। हमने उसकी आवरण को बढ़ाया और ऐसा उपकरण बनाया। इस उपकरण की हमने प्रमाणन प्रक्रिया पूरी की। हमें इसके लिए प्रकार का प्रमाण पत्र मिला। प्रकार का प्रमाण पत्र यह अनुमति देता है, यह किसी भी उड़ान यंत्र के लिए रूसी विमानन प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। यदि आप यूरोप, अमेरिका या दुनिया में प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं तो आपके पास इसे कितनी भी बार डुप्लिकेट या दोहराने का अधिकार होता है। क्या पहला जेपेलिन था जिसे प्रकार का प्रमाण पत्र मिला था? हाँ, आधुनिक रूस में एकमात्र, पहला, एकमात्र। और वास्तव में आधुनिक रूस के बाद ऐसे विमान जो कि विमानन के हैं बहुत कम हैं जिन्होंने प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। हमारे पास नागरिक विमानों की संख्या भी बहुत कम है। हाँ, यह बहुत दिलचस्प है। आप उसी डिजाइन ब्यूरो का नेतृत्व कर रहे थे जिसने इसे बनाया। आप इसकी प्रमाणन प्रक्रिया में शामिल थे। हाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर कोई ऐसे जेपेलिन को याद करता है जो एमवीडी के ऊपर, एमकेडी के ऊपर उड़ते थे, तो प्लस लगाएं। हम यहाँ कितने हैं गिनेंगे। तो ये इतना अधिक नहीं है। लेकिन क्या इसका उपयोग किया गया?
उन्होंने इसका उपयोग किया। खैर, सामान्यतः उपयोग इस कारण से सीमित था कि उन्हें मास्को के अंदर उड़ान भरने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उनके कुछ ही उड़ानें हुईं। वहाँ लुस्कोव जब आते थे तो उनका साथ दिया जाता था। मैं कह रहा था मैडोना, बाकी वे काडा के साथ उड़ान भरते थे। वे झुकोव्स्की में म्यासीशेव कंपनी के हवाई क्षेत्र में स्थित थे। इसका नाम क्या है सही से नहीं बता सकता ल्याश्चेवा। यह एक औद्योगिक उद्यम है और वहां उनका एक हैंगर था। इस हैंगर में एक उपकरण स्थित था, दो उपकरण, एक में, दूसरा दूसरे में, लेकिन वे मुख्य रूप से एक ही यंत्र पर उड़ान भरते थे। मुख्य रूप से वह मैक्स पर उड़ता था। मैक्स पर, जैसे कि सुरक्षा भी मैक्स द्वारा सुनिश्चित की गई थी। वहां रात में, सुबह जल्दी, शाम को उड़ान भरी जाती थी। लेकिन उपकरणों के साथ क्या, या लोग बस अपनी आंखों से ही देख रहे थे? पायलट दृश्य में है। वह किसी को ले जा रहा है, हमारा पायलट। वहाँ वह 2 सीटों वाला है। कोई वहाँ फिल्माएगा। मैंने सुरक्षा से समझा। और हमारे उपकरणों में भी काम करने लगे। 2 चीज़ें बनाई, उन्हें बेच दिया। लेकिन हमने उन्हें 3 बनाया। हमने, हाँ, कमाई की। हमने एमवीडी के लिए 2 बनाए और तीसरा यंत्र हमने थाईलैंड में रखा। हमारे पास थाईलैंड में एक आदेश था। कुल मिलाकर यह थाईलैंड में रखा गया। और उनका क्या, विज्ञापन के साथ उड़ान भरी। विज्ञापन? हाँ, विज्ञापन चिपकाए जाते और उड़ान भरी जाती थी, फिल्माई जाती थी, विभिन्न में। वास्तव में हमें किरजाचे में इसके बारे में थोड़ा बताया गया कि उन्होंने इस पर विज्ञापन लटकाए थे। वहाँ एक स्थानीय राजा है और उन्होंने उसे कुछ धन्यवाद के शब्द कहे। हाँ, वहाँ सुंदर है और वह विज्ञापन में पूरी तरह से ढका हुआ था। इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें आप ढूंढ सकते हैं। सुंदर, आकर्षक दिखते हैं। और वहाँ कुछ बहुत प्रसिद्ध ब्रांड भी हैं। ब्रांड इस पर विज्ञापन किए गए थे। टोयोटा, गूगल जैसे। नहीं पता, अब याद नहीं। कोई बहुत अनजान में से। इसका उपयोग विज्ञापन के रूप में किया गया। इससे भी कोई ना कोई पैसे कमा रहा था। पहले हमने उन्हें बेचकर कमाई की और फिर वे खुद कमाने लगे। यह दिलचस्प है। ये उनके लिए वास्तव में कितना लाभदायक रहा? मुझे नहीं पता, मुझे कहना मुश्किल है। शायद यह लाभदायक रहा। और फिर हमने EU-30 बनाया। यह पहले से ही CIP के अनुसार है। यह बुनियादी ढांचे के परियोजनाओं का केंद्र है। वास्तव में एरोस्कैन उनका एक उद्यम था जिसने किरजाच की आधारभूत संरचना का निर्माण किया। और वहां उन्हें 2 जेपेलिन दिए गए। EU-30। उन्हें प्रमाण पत्र स्वीकृति नहीं मिली। उन्हें एकल नमूने के प्रमाण पत्र स्वीकृति मिली। ऐसा संभव है, लेकिन इसे हर साल बढ़ाया जाता है। इसका उपयोग किया जा रहा है तो यह आसान। हाँ, इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसकी नकल नहीं की जा सकती। इसे श्रृंखलाबद्ध रूप से उत्पादन करना चाहिए। नहीं, कॉपी करना संभव है। वहाँ कुछ बारीकियां हैं। अगर उनकी संख्या 5 से अधिक है तो यह संभव नहीं है। 5 तक के नमूनों को एकल नमूने के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है। बस अगर आपने प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वह और इसका एक तरह से बहुत सरल संस्करण यह उद्योग में निर्मित होता है, इसकी स्वीकृति है। आमतौर पर हमारे देश में यह सैन्य स्वीकृति होती है, लेकिन यह तब की तरह ही थी। यह स्वीकृति शायद ICAO द्वारा की गई थी। हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय विमानन समिति थी। ये वही है जिसने यह प्रमाण पत्र दिया था, जैसे कि अब रोसेविएशन एक थोड़ा। और रोसेविएशन के ये प्रतिनिधि हैं, वे हस्ताक्षर करते हैं और एक ऐसा दस्तावेज तैयार होता है जो प्रत्येक निर्मित उपकरण के लिए जारी किया जाता है। यह एक प्रमाण पत्र है और फिर वह पहले से ही बोर्ड नंबर प्राप्त करता है और इसी तरह। और अगर यह एकल नमूने का प्रमाण पत्र है तो आप इसे 1 साल के लिए प्राप्त करते हैं, विशेष उपकरण के लिए। अगले को फिर से प्रमाणित करना होगा, अगले को भी। निश्चित रूप से यह आसान है अगर वही प्रमाणित करने वाले हों। यदि वे देखते हैं कि उपकरण वही है तो ये एक मानक स्थिति है। इतना ही नहीं, 1 साल बीत चुका है, आपको पुष्टि करनी होगी। कम से कम कुछ नियंत्रण उड़ानें करनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि क्या सेवा की अवधि समाप्त हो गई है और कुछ नियंत्रण उड़ानें भी करनी चाहिए।
यानी तुम्हें यह हर साल करना होगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए टिकट बेचना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन प्रमाण पत्र के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। और यह सभी विमानन कार्य नहीं है जो कि जा सकते हैं, जैसे कि अनुसंधान कार्य या कुछ और आप उपयोग कर सकते हैं पहले से ही वाणिज्यिक। मैंने समझा, वह भी लोगों के परिवहन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि सामानों के लिए हाँ प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। क्या किसी व्यक्ति को एक पेन बेचना और उपहार में एक अविस्मरणीय यात्रा एक गैर प्रमाणित जेपेलिन पर देना संभव है? और फिर अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ होता है तो आप एक और अविस्मरणीय यात्रा पर जाएंगे। सब कुछ थोड़ा ही सही है। अगर कुछ नहीं होता और इसके बारे में कोई नहीं तो यह संभव है, लेकिन अगर भगवान न करे कुछ होता है तो यहाँ विशेष रूप से प्रशिक्षित लोग आएंगे। स्वाभाविक है, लेकिन अगर कुछ भी होता है, भले ही यह प्रमाणित हो, मैं समझता हूँ। नहीं, वहाँ सब कुछ पहले से ही अलग है। बताइए, ये बहुत दिलचस्प है। तो मैं समझता हूँ कि जेपेलिन विमानन परिवहन का सबसे सुरक्षित प्रकार है। केवल नहीं बल्कि जेपेलिन हेलीकॉप्टर विमान भी। ऐसा होता है अक्सर। एक आयोग बनाया जाता है और परिणामों के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन दोषी है। अक्सर वैसे पायलट ही दोषी होते हैं, लेकिन यह सभी के लिए आसान भी हो सकता है। तो आप समझते हैं अगर बहुत। यह पायलटों की ओर से सुनना दुखद है। दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तुम्हें दोषी ठहराया गया, बाद में पीछे मुड़कर कहा गया। तो दूसरी ओर नहीं। सोवियत संघ के इतिहास में ऐसे मामले रहे हैं जब वहां यह स्वीकार किया गया कि वहां कुछ उड़ान भर गई। मुझे लगता है कि बोइंग पर फिल्माई गई थी, उनका विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन तब यह पूरी उनका विश्लेषण किया जाता है, लेकिन यह तब पूरी तरह से एक महाकाव्य होता है। तब प्रमाणन कंपनी की सभी हानियों का निवारण और इसी तरह की अन्य बातें होती हैं, यानी क्यों, कैसे, क्या क्या नहीं देखा गया। यहाँ सभी लोग दोषी हैं, क्योंकि एक तरफ डेवलपर्स दोषी हैं और दूसरी तरफ प्रमाणन करने वाले भी दोषी हैं, जो कि निजी कंपनियां नहीं हैं बल्कि सरकारी हैं, जिन्होंने इसे मंजूरी दी। क्योंकि प्रमाणन, समझिए, यहाँ दो अवधारणाएं हैं। आपके पास एक उपकरण है, उदाहरण के लिए तकनीकी कार्य। ग्राहक, आप कहते हैं मुझे एक पेन चाहिए, ये लिखना चाहिए, लाल रंग का होना चाहिए, ठीक है, पानी के नीचे लिखना चाहिए, कहीं और भी, है ना? लेकिन यह सब अच्छा है, लेकिन उपकरण या उसी हैंडल का प्रमाणन इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यह हो सकता है उपकरण उड़ान नहीं भरेगा, लेकिन यह भी उड़ान नहीं भरेगा। सबसे सुरक्षित उपकरण जो जमीन पर है, यह उड़ता नहीं है, इसलिए उनके लिए प्रमाणन के दौरान यह महत्वपूर्ण है। यह सुरक्षा है सबसे महत्वपूर्ण, यानी वे गति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, कार्यान्वयन के लिए। कितने यात्री परिवहन किए जाते हैं, यंत्र की गति क्या है, इसकी उड़ान की ऊंचाई क्या है, महत्वपूर्ण उड़ान तकनीकी विशेषताएं। और यहाँ सुरक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्या आप उदाहरण के लिए इस पेन से स्लुचाइनो अपनी आंखें नहीं निकाल लेंगे या किसी और की? यह दबाव में नहीं फटेगा ताकि पानी के नीचे लिख सके। और भी कुछ बातें हैं, ऐसे ही कुछ क्षण। इसलिए अगर उदाहरण के लिए उड़ान यंत्र के साथ कुछ हुआ तो इसे गंभीरता से जांचा जाता है। इसका मतलब है कि कुछ ध्यान में नहीं रखा गया, लेकिन ऐसे क्षण हुए हैं। देखिए, उदाहरण के लिए अब विमानन में, और हम भी लिथियम आयन बैटरी का उपयोग थोड़ा भी कर रहे हैं, है ना? एक समय उन्हें विमानन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि, लेकिन अब अनुमति है। अब वहाँ पूरी सामान्यतः वे स्वयं प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरते हैं, विशेष रूप से घटक उत्पादों के लिए। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, यानी अगर आप विमानन मानकों के अनुसार प्रमाणित नहीं किए गए बैटरी को लेते हैं तो आप इसे ले सकते हैं और उपकरण के हिस्से के रूप में प्रमाणित कर सकते हैं। ऐसा करना संभव है, लेकिन यह बहुत महंगा पड़ेगा। यह साबित करना महंगा है कि यह सुरक्षित है, कि इसे गर्म करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए, इसके विपरीत फेंकना चाहिए, और भी कुछ ऐसे कुछ प्रकार की आवश्यकताएं हैं।
अगर आप उन घटक उत्पादों को लेते हैं जो मानकों पर खरे उतरते हैं तो उनकी कीमत सामान्य से लगभग 5 गुना अधिक होगी, लेकिन इस पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यानी बचत फिर भी मौजूद है। जब आप कुछ प्रमाणित भी लेते हैं, यह अर्थव्यवस्था की बचत नहीं है, इसकी बचत को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि क्या अधिक लाभदायक है? उदाहरण के लिए एक पंखा लेना। यहाँ उड़न यंत्र के विभिन्न घटक उत्पादों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। जैसे विभिन्न श्रेणियों के बारे में कहें तो सबसे महत्वपूर्ण श्रेणियां पहली हैं, यह वायु पंखा है, यह इंजन है और कुछ अन्य चीजें भी हैं। आपातकालीन उपकरण प्रकार का स्पा जैकेट, यह भी सबसे उच्च श्रेणी में आता है, या कोई और, लेकिन आगे थोड़ा आसान है। और अगर यह भी स्वीकार्य है। हालांकि कुछ लोग एक परिवहन जेपेलिन जिसमें बहुत से लोग हैं, वहां केवल प्रमाणित इंजन लेना चाहिए, केवल विमानन अधिकारियों द्वारा। दूसरा, सामान्यतः छोटे उपकरणों के लिए प्रमाणित किए जा सकने वाले उपकरणों के समूह में स्थान। लेकिन यह भी बहुत आसान नहीं है। मैं आपको थोड़ा और भी बता सकता हूं कि जब हम U12 का प्रमाणन कर रहे थे पावगुरे, हमारे पास हम स्पष्ट रूप से जानते थे कि हमें अच्छी गति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने विमानन के पंखों का थोड़ा और उपयोग किया। वे 2 पंख वाले हैं, जबकि हमें 4 की आवश्यकता थी, और हमने उन्हें बस बेवजह ऐसे ही रख दिया। हालांकि हम समझते थे कि इसे गणना किया जा सकता है, इसे बनाया जा सकता है, और यह बहुत बेहतर होगा, विशेष रूप से यदि हम समग्र सामग्री लें। लेकिन ये पंखे लकड़ी से बने थे, और लकड़ी बूढ़ी नहीं होती। इसे उम्र बढ़ने की जांच की आवश्यकता नहीं है, और उम्र बढ़ने की जांच के लिए पूरे स्टैंड और महंगे स्क्रू की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब है कि यह संसाधन पर निर्भर करता है, संसाधनों पर उम्र बढ़ने का प्रभाव। और ऐसा लगता है कि इससे बचने के लिए हमेशा सबसे अच्छे विकल्प नहीं चुने जाते, बल्कि वे जो आसानी से प्रमाणन पास कर लेते हैं। समझ में आया, गणना करनी होगी। यह समय के मामले में भी अधिक लाभदायक हो सकता है, सब कुछ, क्योंकि यह सामान्य तौर पर, खैर कोई भी तकनीक, कोई भी विमानन भी इस मामले में विशेष रूप से गंभीर है, ये बहुत जटिल है, विशेष रूप से इस पर बहुत ध्यान देता है। और जेपेलिन भी, ये वास्तव में समझौतों का एक योग है। विकासकर्ता अनुभवी है, वह जानता है कि अलग से इस तरह का पंखा लेना चाहिए, इस तरह का इंजन लेना चाहिए, और आवरण के लिए बहुत अच्छा सामग्री लेना चाहिए, और इससे भी बेहतर यह होगा कि सब कुछ मिश्रण से बनाया जाए। तो जब देखते हैं कि ये सबसे पहले कितना खर्च होगा, ये यहाँ सोने का होगा या प्लेटिनम का, हाँ, कीमत के हिसाब से, वजन के हिसाब से, फिर कहीं संबोधित करते हुए वे कहते हैं, हम 2 साल में ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें 5 साल चाहिए, या हम तुम्हें कतार में डाल देंगे और 1 साल बाद तुम प्राप्त करोगे। मुझे 2 महीने में करना है, मुझे जो कुछ भी है उसे चुनना पड़ता है। यानी मैं कह रहा हूं कि यह किसी भी उपकरण का निर्माण है, ये एक चयन है, समझौतों की राशि। समझौते की राशि, हाँ, और उपकरण आदर्श है, ऐसा नहीं होता। ये बहुत दुखद है। कम से कम वह कहने के लिए तर्क संगत होता। बस इतना ही नहीं, बल्कि आदर्श भी नहीं। दुर्भाग्यवश यह सच है, हमारे पास जीवन बड़े, हाँ, अफसोस के साथ इस स्थिति पर टिप्पणी करने का मन कर रहा है। ऐसा लगता है कि सुपर आधुनिक, सुपर कूल उपकरण बनाने के लिए अवसर, तकनीक, दिमाग और हाथ सब कुछ मौजूद हैं। लेकिन ये शुरू होता है, ये प्रमाणित नहीं है, इसे करने में बहुत समय लगेगा, ये तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और फिर शुरू हो गया लेकिन 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 लेकिन। क्या आप जानते हैं, ये नहीं, और शायद ये सही है। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। मूल रूप से वर्तमान में न्यू जेपेलिन उड़ने वाले सबसे, खैर शायद एथलेंडर,
अंग्रेजी के अलावा सबसे उन्नत जेपेलिन है, लेकिन ये बहुत महंगा है जैसा कि मैं समझता हूँ, और इसलिए इनका उत्पादन बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि यह आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होता है। अगर यह आर्थिक रूप से ज़्यादा लाभदायक होता तो उन्हें बनाया जाता, और यह वर्षों से बना हुआ है। खैर, मैं निश्चित रूप से गलत हो सकता हूँ, लेकिन शायद ये 20 साल या शायद 15 साल पहले की बात है। यानी इस समय के दौरान उन्हें साल में कम से कम 2-3 बार आराम से विकसित किया जा सकता था, लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं है। अधिकतम 10 टुकड़े हैं, अधिकतम जारी किए गए हैं, शायद तो और भी कम। महंगे उपकरण के कारण इसके उपयोग का क्षेत्र बहुत ज़्यादा सीमित हो जाता है। लेकिन फिर भी जब हम वहाँ थे तो ये स्पष्ट था कि कंपनी के पास पैसे हैं और वे पर्यटन और इन एकल उपयोग वाले उपकरणों की बिक्री से कमाई कर रहे हैं। लेकिन वे बहुत कम करते हैं। लेकिन वहाँ फिर भी सब कुछ महंगा और शानदार है, भले ही वे इस जाल में फंस गए हों कि उनके उपकरण की लागत बहुत अधिक है और इसलिए बिक्री बहुत कम होती है। लेकिन उनके पास डिज़ाइन भी है, ईमानदारी से कहूँ तो। अलेक्जेंडर निकोलेविच ने अपनी प्रस्तुति में बताया, हाँ, मैं तो यह भी नहीं समझता कि इसे क्या नाम दूं। उनके अंदर नहीं, वह समझिए, संरचनात्मक रूप से जेपेलिन नरम, अर्ध नरम और कठोर होते हैं। शायद आपने सुना होगा। वैसे हमारे प्रोजेक्ट में पहला उपकरण वास्तव में नरम होगा, यानी यह एक नरम संरचना है जो हवा से भरी होती है, फुली हुई, अत्यधिक दबाव में, और इसके साथ किसी तरह एक गोंडोला लटकाया जाता है। अर्ध स्थिर तब होता है जब गोंडोला वहां एक किलीय बालिका होती है। यह पूरे लंबाई में भार वितरित करती है, और गोंडोला वास्तव में किलीय बाल्क के साथ लटक रहा है, और वहां कैसे एक और कलेवा बीम आवरण पर वितरित होती है, यह एक और सवाल है। लेकिन यह भी वास्तव में एक नरम संरचना है। यह कठोर है, ऐसा है पुल्सर निकोलाइविच, यह 10 टन और उससे अधिक है। वे कठोर संरचना है, यानी यह स्पैन गॉट्स का एक सेट है, वलयाकार शक्ति तत्वों, लंबाई के स्ट्रिंगर्स, यानी यह इस तरह की संरचना है, यह इस तरह की है, ढांचा है ना, और आगे फिर जैसे एक टोकरी। तो ये एक टोकरी है, जैसे कि एक विमान में, जैसे किसी के पास है ना, जैसे विमान का फ्यूजलेज, यानी वह भी बनाता है, और स्ट्रिंगर्स के लिए स्पांगोल। खैर, पुराने जेपेलिनों ने देखा है। ये मायने नहीं रखता कि वे कितनी जटिल संरचना के हैं। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इस बारे में कि ये बहुत कठोर हो रहा है। यानी अगर वहां गैस छोड़ दी जाए तो भी ये नहीं गिरेगी, ये ऐसे ही खड़ी रहेगी। और जर्मनों, आप अभी क्या कह रहे हैं? न तो न ही इसके पास, जर्मनों के पास आप समझते हैं, अंदर एक ऐसी त्रिकोणीय 3 फार्मा होती है जो उपकरण के साथ साथ चलती है और अलग अलग टुकड़ों में छूती है। यह 3 कोनों के साथ दर्ज किया गया है, यानी यह एक संरचना है, और इसी पर पंख हैं जो पंखों से शुरू होकर नाक तक जाते हैं, और वहां गोंडोला लटका हुआ है। यानी पहले तो वे इसे बहुत चालाकी से इकट्ठा करते हैं, यानी इसे केवल हवा के नीचे ही फर्म के अंदर इकट्ठा किया जा सकता है, और यह गैस का आयतन है। इसका मतलब है कि वे हवा के नीचे इकट्ठा कर रहे हैं। आगे उसे वहां से निकालना संभव नहीं है, आवरण को मोड़ना असंभव है। वहां गैस कैसे भरी जाए, वे इसे लॉन्च करते हैं। वहां विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे भारी गैस, जिसे बाद में हीलियम के साथ लॉन्च किया जाता है, और यह धीरे धीरे बाहर निकलता है। यानी उनके पास पहले हवा का हमला था, फिर वे ऊपर से हीलियम देना शुरू करते हैं। बहुत छोटे गति की गणना की गई कि वह एक तरफ नहीं मिलाया गया, और दूसरी तरफ अगर धीरे धीरे तो भी उसकी कुछ गति थी, और वहां वाल्व खुले थे। यह हवा को बाहर निकालता है, लेकिन फिर भी इसकी आवृत्ति अपर्याप्त है। जब कोई भी मिश्रण होता है, उसके बाद वे इस गैस को शुद्धिकरण संयंत्रों के माध्यम से चलाते हैं, ताकि मैंने समझा, वे एक को दूसरे से अलग करते हैं। हाँ, ये बहुत मुश्किल है।
लंबा, महंगा। हाँ, जर्मन लोग पसंद करते हैं। हाँ, जटिलताएं पैदा करना। लेकिन उसके पास समझिए नाक में बहुत अच्छी सहायक प्रणाली है, जैसे कि और भी। मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, लेकिन विकास की लागत लगभग, एक अनुमान के अनुसार लगभग 20 मिलियन यूरो थी। यहाँ उनके पूंछ में एक चालाक पंखों की प्रणाली है जो बाईं और दाईं ओर जाती है। इसलिए वे अपने पीछे इंजन लगाने में सक्षम हो गए। इसके पीछे जो कंकाल है वह शरीर के अंदर जाता है। योजना वास्तव में बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद ये अभी भी बहुत महंगी है और इसे वहन करना मुश्किल है। यह सच है। हमारा काम योजनाओं को बेहतर, सस्ता और अधिक विश्वसनीय बनाना है। मैं कहूँगा कि यह अधिक तर्कसंगत है। व्यवस्थित। संरचनाएं अनुकूलित नहीं होनी चाहिए। अनुकूलित प्राप्त करना बहुत कठिन है। व्यावहारिक रूप से यह असंभव है, लेकिन यह तर्कसंगत होनी चाहिए और यह संतुलित है। कीमत, गुणवत्ता, सुरक्षा, सब कुछ। अच्छी बात कही। चलो सवालों पर जरूर नजर डालते हैं जो लिखा गया है। कहा जाता है जेपेलिन के बारे में रूसी में नामित करें। क्या आप 30 के दशक के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? आपके द्वारा अब तक कुल कितना किया गया है? मैं तब तक सवालों को अलग करता हूँ। तो 5 चीजें निर्धारित की गई थीं। वास्तव में निर्मित तो शायद 4। मॉस्को सरकार के लिए 2, CIP 2, ये एरोस्काना हैं जो कि किरजाच में संचालित किए गए थे। एक फ्रांस में भेजा गया था, एतियेन के लिए। वह इसके जरिए उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरना चाहता था। उन्होंने उसे मार डाला। और बिना पायलट के क्या? बिना पायलट का एक बड़ा योजना भी बनाई गई थी। आपके पास कौन सा जेपेलिन है? वहाँ गोंडोला किरजे में खड़ा है, ऐसा एक मॉडल। तो ये एक अलग काम है। ये कुछ ऐसा था जो हमने पहले कभी नहीं किया था। ये एक नई चुनौती थी और हमने इसे बहुत मेहनत और लगन से पूरा किया। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। थोड़ा और समय नहीं मिला। ठीक है। यानी उनके पास वास्तव में केवल 5 उपकरणों के लिए ही सेट थे। शायद 4 ने उड़ान भरी। और उन चारों का क्या हुआ जो उड़ते थे? वे कहाँ चले गए? क्या उन्हें भी बेच दिया गया? नहीं, 2 को मॉस्को सरकार के लिए बनाया गया था, लेकिन वे अंततः पूरी तरह से तैयार नहीं हुए। वे मांग में थे और वहां रखे गए थे। 2 सक्रिय रूप से उड़ रहे थे। यह किरजाच में है। विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किए गए, लेकिन वहां भी। लेकिन ये एक अलग विषय है। जब हमने निर्माण किया तो ये आरएओ और येस के लिए योजना बनाई गई थी, विद्युत संचरण नेटवर्क, और उनकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए। और वहां एक विशेष रूप से विकसित प्रणाली थी जो विभिन्न तरंगों में, रेडियो स्पेक्ट्रम में, ऑप्टिक्स में और अवरक्त में और भी कुछ में काम करती थी। वह सामान्यतः विद्युत संचरण लाइन का अध्ययन कर रहा था जब जेपेलिन उसके ऊपर से उड़ रहा था और वहां टूटने, ऊर्जा के रिसाव का पता लगा रहा था। जमीन करीब है या कोई पेड़ बढ़ रहा है या कुछ और मुझे मानचित्र पर अंकित करना था। जैसे कि हमारे पास एक योजना थी। समझिए, यह इस तरह से बनी कि जैसे हमें बताया गया। ऐसी योजनाएं वास्तव में नहीं थीं। सभी विद्युत नेटवर्क, ऊर्जा नेटवर्क मानचित्रों पर वास्तव में अंकित नहीं थे। यानी ये केवल वे लोग थे जो उनकी सेवा कर रहे थे, जानते थे। यानी अगर कोई क्रॉसिंग होती तो इसके लिए भी अधिक सटीक मानचित्रण की आवश्यकता थी।
वे इस पर काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वे इस पर ज़्यादा समय तक नहीं रहे, क्योंकि RAOES का पुनर्गठन हुआ और सामान्यतः यह उद्यम ज़्यादा मांग में नहीं रहा। वे इस पर काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वे इस पर ज़्यादा समय तक नहीं रहे, क्योंकि RAOES का पुनर्गठन हुआ और सामान्यतः यह उद्यम ज़्यादा मांग में नहीं रहा। मुझे खुद ठीक से नहीं पता, मैं अफवाहें फैलाना नहीं चाहता और इसलिए इसे बाद में ही लियात्सु को बेच दिया गया। ये वास्तव में केरजाच है, जैसे साथ में उपकरणों के, और फिर उसका वायुगृह केंद्र अलगुर ने अंततः खरीद लिया। जब हम वहां थे, उसने अच्छी तरह से अपने पास खरीदा और वहां परीक्षण किए गए। AU-30 का संचालन किया गया, तो उड़ान भरी। तो मुख्य सवाल ये है, हाँ, प्रमाणन के साथ वास्तव में बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या नए देशों के लिए प्रमाणन में सभी संभावित समस्याओं का ध्यान नहीं रखा गया है? क्या आधुनिक कानूनों, दस्तावेजों, प्रक्रियाओं और विधियों की समझ है? यानी इसका मतलब यह है कि मैं कह रहा हूं कि हमारे पास रूसी संघ में जेपेलिन के लिए उड़ान योग्यता के मानदंड हैं। चलिए उन्हें ऐसा ही कहते हैं, उड़ान योग्यता के मानदंड, जिनका 1996 में स्वीकृति में भाग लिया गया था। लेकिन यह लगभग पूरी तरह से एकदम अमेरिकी मानकों और एयरशिप डिजाइन मानदंड के समान भी है। यह एक सामान्य श्रेणी है जब यात्री सीटों की संख्या 9 से अधिक नहीं होती, यानी यह कहें जैसे 9 बिना पायलट के विमान हैं। क्या यह उड़ान योग्यता मानदंडों में आता है? मौजूद हैं। खैर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, वे मौजूद हैं, लेकिन ये जर्मनी, यूरोप में विकसित किए गए हैं, कह सकते हैं। तो जर्मनी में विशेष रूप से और नीदरलैंड में, और इन्हें मानकों के रूप में स्वीकार किया गया है। ये 2 श्रेणियां हैं। यह समुदाय जिसे कहा जाता है, लेकिन यह स्थानीय श्रेणी है। यह 19 यात्री सीटों तक है और 19 से अधिक यह परिवहन श्रेणी है, जिसे परिवहन कहा जाता है। वही आवश्यकताएं हैं। इन्हें यूरोप में विकसित किया गया है। ये मानक नहीं है, ये मानकों का ही प्रोटोटाइप है, लेकिन उन्हें संभावित उपयोग के रूप में स्वीकार किया गया है, जैसे कि उदाहरण के लिए और भी। और अमेरिकियों ने अपनी संघीय विमानन प्रशासन में भी इस पर कहा कि उनका उपयोग भी किया जा सकता है। वैसे शायद उनके पास एक जेपेलिन है जो इस साल उड़ान परीक्षणों से गुजर रहा है, मुझे बस इसके बारे में जानकारी नहीं है। बड़ा जेपेलिन ब्रिनोव है ना, जैसे ब्रिनोव, हाँ। और इस आधार पर संभवतः इन मानदंडों के कारण उन्हें परीक्षण करने की अनुमति मिली। क्या उन्होंने वहां एक छोटी सी गोंडोला लटकाई है ताकि ये मानदंड पूरे किए जा सकें? तो उन्होंने जेपेलिन की गोंडोला को लटका दिया, हाँ, जिसे मुझे लगता है कि उन्होंने मानकों के अनुसार नहीं किया। ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे लगता है कि उन्होंने इसे लटकाया बस इसलिए क्योंकि यह तैयार था, बिना किसी परेशानी के। उन्होंने जेपेलिन का एक टुकड़ा लिया और न्यूनतम पैसे में इसे इस्तेमाल किया, क्योंकि यह उनके लिए एक प्रोटोटाइप है। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, उनके साथ सब स्पष्ट है, लेकिन इस कानून के रूसी हिस्से के साथ हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या इसका मतलब है कि नए मानदंडों की आवश्यकता है? नहीं, नए नहीं। वहां समझिए कि कानून के अनुसार मामला वास्तव में मानदंडों में नहीं है। हर नए उपकरण के लिए स्वयं प्रमाणन आधार विकसित करना आवश्यक है, और यह इस उपकरण के लिए विशेष रूप से आवश्यकताओं का एक सेट है, जिसमें इसकी विशेषताएं भी शामिल हैं। और भी, ये किसके द्वारा विकसित किया जाना चाहिए? यह उस पर हस्ताक्षर करता है जिसे रूस की संघीय सरकार द्वारा विमानन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। निश्चित रूप से इसे विकसित करने वाले विकासकर्ता हैं। तो समझ में आता है कि उन्हें पता होगा। हाँ, और उनके साथ विशेष रूप से सहमति बनाई जाती है, लेकिन इसे उन मानकों के आधार पर विकसित किया जा सकता है और विकसित किया जाएगा जो पहले से ही जर्मनों और अमेरिकियों द्वारा विकसित किए गए हैं और जो स्वीकृत हैं।
उन्होंने पहले इनका विकास किया 2000 के दशक की शुरुआत में। फिर उन्होंने इसे सभी प्रमुख संस्थानों में भेजा विशेषता के लिए, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो वहाँ से टिप्पणियाँ प्राप्त करना चाहते थे। फिर उन्होंने उन पर काम किया। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्यतः सरल और लंबी नहीं है। उदाहरण के लिए, हमारा उपकरण आंतरिक दहन इंजन का उपयोग नहीं करेगा। हम उन मापदंडों को जो इससे संबंधित हैं उन्हें हटा देंगे, लेकिन इसके बजाय हम कुछ नए जोड़ेंगे। उदाहरण के लिए, हमारे पास ईंधन तत्व होंगे। इसका मतलब है कि ईंधन तत्वों के साथ जोड़ा जाएगा। तो यह एक तरह की जोड़ने वाली चीज है और अब उसे इन सभी आवश्यकताओं के अनुसार होना होगा। यह साबित करना होगा कि उपकरण इनमें से प्रत्येक आवश्यकता के अनुरूप है। वास्तव में ये आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, हजारों आवश्यकताएं हैं। प्रत्येक आवश्यकता में बिंदु, उपबिंदु और भी और भी और भी हैं, जैसे मातृयोशिका। समझ में आता है, लेकिन फिर भी यह सड़क जैसे चलने वाले के पैरों के नीचे बनाई जा रही है। हाँ, और इसे तुरंत उपकरण के डिजाइन से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर वहां उदाहरण के लिए कहा गया है कि इंजन को बाकी गोंडोला से अग्निशामक विभाजन द्वारा अलग करना चाहिए, और अगर आप, मुझे याद नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए एक निश्चित मोटाई की एल्यूमिनियम विभाजन या एक निश्चित मोटाई की स्टील विभाजन का उपयोग करते हैं, पतली पतली, तो यह पर्याप्त है। कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आप निर्माण दस्तावेज में कहते हैं, यहाँ मेरे पास ये पन्ना है, ये पन्ना ऐसा है, और अगर यह नहीं है, उदाहरण के लिए आप बचत करना चाहते हैं और वहां संयोजक सामग्री, तो वे वहां कहेंगे कि 3 सेकंड में 3000 डिग्री जलाओ और साबित करो कि यह ज्वलनशील नहीं है और लोग नहीं मरेंगे, और यह सब शुरू हो जाएगा। नहीं, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम इस रास्ते पर भी जा सकते हो। तुम संबंधित अग्निशामक संस्थान में जाओगे, उनके उपकरणों पर परीक्षण करोगे और दस्तावेज प्राप्त करोगे। हाँ, तुम्हें रोक रखा है, ऐसे ही जा सकते हो, तो तुम ऐसे ही चलते रहोगे। और अगर तुम यह सब पहले से ही डिजाइन करते समय ध्यान में रखते हो तो इसे साबित करना भी आसान होता है। सब कुछ सही है, पहले तर्कसंगत रूप से, और फिर जब हम कह सकते हैं मजबूत, बड़े, और हमारे पैरों के नीचे एक मजबूत आधार होगा, तब हम वहां जाकर सही साबित कर सकते हैं। नहीं, वहां आप अपनी मानदंड भी पेश कर सकते हैं, जैसे कि वहां ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। लोगों के बारे में, जब उन्हें बनाया गया था तो उन्हें पुराने उपकरणों से बनाया गया, फिर विमानों और हेलीकॉप्टरों से, फिर बस बैठकर सोचा गया कि क्या हो सकता है ना? लेकिन अगर यह 5, 6, 7 सालों के भीतर नहीं होता है तो हम कह सकते हैं, दोस्तों, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ एक उदाहरण दूंगा। जब मैं युवा था और डीकेबी में आया था, सोवियत संघ के समय में, और मैंने विकास किया, तो हमारे पास भी ऐसे मान थे जैसे कि मुझे सीएजी में थे। वे कहते हैं यह यात्री गोंडोला है। खैर, हमारे पास था। हमने यात्री जेपेलिन बनाया जिसकी शुरुआत 8000 घन मीटर से हुई, और वह कहता है ओवरलोड 15G। मैं कहता हूँ भगवान से डरो, जेपेलिन में ऐसा नहीं होता, ये कोई रॉकेट नहीं है, ये वह विमान नहीं है जो एक इस पर उतरता है, ऐसा नहीं होता। वे कहते हैं हाँ, हम जानते हैं ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आपके लिए यह करना मुश्किल नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप विमानन सीटों का उपयोग कर रहे हैं जो इसके लिए डिजाइन की गई है, कुछ और, तो इसे छूने की जरूरत नहीं है। यानी विमानन में मानदंड खून से लिखे गए हैं, इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। अगर यह बाधा बन जाती है कि यह उपकरण इन मानदंडों के साथ उड़ नहीं सकता, तो हम इसे देखेंगे। यही दृष्टिकोण था। मैं सोचता हूँ सभी समझदार हैं, सभी सब कुछ समझते हैं, और किसी को उपकरणों को हवा में उठाने का काम करना है, सभी सहयोग करेंगे, कोई बाधाएं डालने की कोशिश करेगा। हाँ, बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, लेकिन मूल रूप से नियम है। वहाँ लगभग सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है। हाँ, खासकर मैं यहाँ यह रेखांकित करना चाहता हूँ कि जो सभी उपकरण अलेक्जेंडर निकोलाएविच किरिलीन को प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए गए हैं,
वे सभी व्यावहारिक रूप से क्लासिक प्रकार के उपकरण हैं और सभी नियम वे पूरी तरह से इन पर लागू होते हैं। यह अगर कहें हाइब्रिड कुछ उपकरण हैं जो उड़ान के दौरान गर्मी साथ ही संकुचन का उपयोग करते हैं और कुछ और तो उनके लिए ये मानक विकसित नहीं किए गए हैं, उन्हें पूरा करने की आवश्यकता है और यहाँ कुछ निश्चित मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। परीक्षण तैयार करें करें और फिर से करें, क्योंकि यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और क्लासिक उपकरण के लिए जो एरोस्टैटिक्स और यहाँ पंखों की लिफ्टिंग शक्ति का उपयोग करता है या एरोडायनामिक्स, यहाँ सब कुछ स्पष्ट है। तो ये सबसे तार्किक बिना दर्द के प्रवेश है। हाँ हाँ, थोड़ा और ऑटोमेटिक्स में। लोग लिखते हैं, सभी को नमस्कार। सोवियत संघ के युग के लोग कैसे थे? असली, संगठित, ईमानदार, शांत, अब की तरह नहीं। मैं आपके मेहमान को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। ये बहुत दिलचस्प है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वे लेखाकारों के बारे में पूछ रहे हैं जो यह सब करेंगे। तो यह मेरे लिए नहीं है। हाँ, खबरें, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ। मेरे पास भी वैसे सवाल थे। मैंने आंशिक रूप से अपने आप को जवाब दिया। लेकिन इसका क्या मतलब है कि पेड़ बूढ़ा नहीं होता? ये बूढ़ा हो रहा है ये नहीं, ये चक्रीय भार को सहन करता है। ये मैंने गलत कहा। लेकिन अगर ये कंपोजिट या धातु है तो ये चक्रीय लोड से प्रभावित होता है। लेकिन धातु के साथ यह स्पष्ट है, 1 2 3 4 टूट गया। सभी मिश्र धातुएं नहीं हैं। हाँ, और यही बात प्लास्टिक पर भी लागू होती है। ये चक्रीय लोड को अच्छी तरह से सहन नहीं करता। लेकिन लकड़ी ऐसा नहीं है। अगर ये पहले ही टूट नहीं गया तो ये हजारों बार के बाद भी नहीं टूटेगा। पेड़ अपने आप में एक प्राकृतिक मिश्रित सामग्री है। पेड़ में ऐसा गुण होता है, यह सभी जानते हैं और इसलिए मैंने इसकी मजबूती पर परीक्षण किए और वह संख्या चक्रों की। यह स्पष्ट है कि अगर आप इसे पानी में डालेंगे तो यह सड़ जाएगा, लेकिन इसके लिए इसे वार्निश किया जाता है, इसे सुखाया जाता है। लेकिन लकड़ी में ऐसा होता है। ये एक यांत्रिक गुण निकला, जैसा कि अद्भुत, प्राकृतिक। देखिए, लकड़ी के खंभों से बने घर भी, वे यहाँ तक कि दरारों में हैं, फिर भी वे खड़े हैं और पकड़ रहे हैं। अगर लकड़ी का टुकड़ा बड़ा है तो उसमें सब कुछ दरारदार होता है, फिर भी ये मजबूत होता है। मजबूत मजबूत। मुझे हाल ही में पेड़ों पर चढ़ना पसंद है। ये मेरा एक शौक है। जब मैं एक पेड़ देखता हूँ जिस पर चढ़ना असंभव है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये एक बलूत का पेड़ था। मुझे इतना पसंद आया उसमें। मैंने यह पहले ही समझ लिया था, अब एक बार फिर से याद आया। इसके पास एक छोटी सूखी टहनी है। अगर यह बर्च या लाइप का होता तो मैं इसे छूता नहीं। चेहरे, हाँ, ओक, यह इतनी मजबूत है। तुम उस पर लटकते हो, उसे खींचते हो। यह तो ये बेकार नहीं है, ओक है, इसीलिए तो ओक है। हाँ, इसीलिए तो ओक है। पूछा जा रहा है कि क्या बस के बजाय जेपेलिन का उपयोग किया जा सकता है, जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, इस तरह की छोटी यात्रा के लिए। इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा उचित नहीं है। मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है अगर थोड़ा और। जानते हैं, मैं उनकी उत्पादन और परिवार की अनुमति नहीं देती। मुझे लगता है इतना नहीं। खैर, यहाँ मैं थोड़ा कह सकता हूँ, यह इससे अलग दिशा में है। मैं मानता हूँ कि जेपेलिनों का यात्रियों के परिवहन में क्या महत्व है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं पर्यटन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप चाहते हैं कि आप बिंदु ए से बिंदु बी तक आरामदायक और सुरक्षित तरीके से पहुंचें, न कि असुविधाजनक और असुरक्षित, ताकि आप एक निश्चित समय पर पहुंच सकें। जेपेलिन हमेशा यह सुनिश्चित नहीं कर सकता और दुर्भाग्यवश यह एक समस्या हो सकती है। हाँ, और विमानन भी हमेशा यह सुनिश्चित नहीं कर सकता। और ट्रेनें भी देरी हो रही हैं। तो ये देरी हो रही है। फिर भी अगर ट्रेन के साथ कोई आपात स्थिति नहीं हुई तो वह किसी भी मौसम में रवाना हो जाएगी। जेपेलिन की स्थिति थोड़ी खराब है, इसलिए समझिए कि अगर हम पर्यटन की बात करते हैं तो ये एक मामला है, लेकिन अगर हम उड़ानों या सामानों की बात करते हैं तो ये दूसरा मामला है।
और अगर हम नियमितता की बात करें तो आप बस के स्टॉप पर आए हैं, आप चाहते हैं कि बस 1 घंटे में चले, आप 1 घंटे में जाना चाहते हैं। और आधुनिक जेपेलिन की मुख्य विशेषता और गुणवत्ता यही है कि नए जेपेलिन पुराने जेपेलिन से किस तरह भिन्न होंगे। वे मौसम की स्थिति के लिए अधिक अनुकूल नहीं होंगे, लेकिन वे भिन्न होंगे। कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए यह कह रहा था कि 1 सदी पुरानी कार किससे भिन्न है। हाँ, आप जानते हैं, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, मैं भी इससे जुड़ा रहा हूँ। यह प्रमाणन से संबंधित है। जो मानदंड लागू किए गए थे, यानी युद्ध के समय से पहले दुनिया में कोई भी जेपेलिन अब प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त करेगा, कोई नहीं। यह सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता। यह कम से कम 2 बार या फिर 4 बार होता है। यानी वहाँ कुछ सूत्र हैं, जैसे कि मोड़ने वाले क्षण, जो अशांत वातावरण में प्रवेश करते हैं। वे अब 30 के दशक में उपयोग किए गए उपकरणों से बिल्कुल अलग हैं। वे कम से कम 2 हैं, या मुझे लगता है मैं शायद भूल गया हूँ, 4 गुना कठोर। यानी कोई भी जेपेलिन प्रमाणन पास नहीं कर पाता। जो पहले थे, अब उन्हें किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी जेपेलिन पास नहीं होता, यानी अब वे कहीं अधिक सुरक्षित ही होंगे, क्योंकि वातावरण के बारे में ज्ञान बहुत अधिक है और वे लगातार सख्त होते जा रहे हैं। यानी जेपेलिन दृष्टिकोण से यह खराब है। ये कम भार उठाएगा, लेकिन ये अधिक सुरक्षित होगा। तो फिर उपकरणों की व्यवस्था, प्रस्तुति, हाँ, मौसम की स्थिति, तो मतलब बिल्कुल अलग, अन्य सामग्री, बस अलग अलग सामग्री है। उन सामग्रियों के बारे में जो अब नरम जेपेलिन के लिए, बाहरी आवरण के लिए उपयोग की जाती हैं, पहले तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यानी यह इतना मजबूत है, यहाँ एक सामग्री है, आप इसे लेंगे, जैसे कि एक पेन उदाहरण के लिए, वहाँ एकदम नरम कपड़ा डालेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि चाकू वहाँ अभी भी उछल सकता है। खैर, जैसे कि अगर, यानी वे अब इतने अलग हैं, ये सब जगह दिखाई देता है। सामग्री के संबंध में मैं एक छोटा सा पूर्वावलोकन देता हूँ। हम एक बड़े रिपोर्ट का फिल्मांकन थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं। हम सभी संभावित परीक्षण नमूनों की खरीद कर रहे हैं, सभी विभिन्न सुपर आधुनिक मिश्रित सामग्रियों के, कपड़े, गैर कपड़े, संरचनात्मक। हम सवालों के जवाबों के साथ एक वीडियो बनाएंगे। अगर इसमें गोली मारी जाए तो क्या होगा, और अगर यह हाइड्रोजन से भरा हुआ है तो क्या यह जलता है या नहीं। हम इन बैग्स को केवलर हाइड्रोजन से भरेंगे, उन्हें जलाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि इससे क्या निकलता है। हम सब कुछ जूनियर रिसर्च फेलो के साथ मिलकर करेंगे। यह गंभीर स्तर पर कोई खिलौना नहीं होगा। इस तरह की सामग्री बनाना शुरू कर दिया गया है क्योंकि वास्तव में सवाल बहुत हैं। क्या यह फटेगा या नहीं, और अगर गोली चलाई जाए तो, और अगर पक्षी टकरा जाए। कुल मिलाकर सभी पक्षियों, हम इसमें पक्षियों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से अनुकरणकर्ता बनाएंगे, तो हम दिखाएंगे। कुछ परीक्षण है। यह एक तुष्का है, मेरे अनुसार यह एक हंस है। तोप गोली चलाई जा रही। हाँ, विमान के कांच पर परीक्षण। लेकिन अगर उड़ान के दौरान विमान आए तो क्या होगा? और फिर गूंज को कहाँ खाना है। तो ये एक मजाक है। अगर इससे कुछ भी बचता है तो गोली की कितनी ताकत होती है? क्या गूंज बचता है, या फिर इसे इतना तेज चलाते हैं कि गूंज चूर चूर हो जाता है, कांच सुरक्षित रहता है? सच कहूं, मुझे अंत तक नहीं पता, लेकिन सोचिए, अगर एक विमान 800 किमी प्रति घंटे की गति से उड़ रहा है और एक हंस पर टकरा जाता है, तो इतनी गति से उसके साथ क्या होगा? विचार के अनुसार हंस को यह गति प्राप्त करते ही खुद को खराब कर लेना चाहिए, अपनी संपूर्णता खो देना। नहीं जानता, मैंने नहीं खाया। गौसे के मांस को इतनी गति तक कैसे पहुंचाया जाए बिना उसे नुकसान पहुंचाए? धीरे धीरे। अरे, क्या आप इसके बारे में बात कर रहे हैं? इसे तेज किया जा सकता है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। तो या फिर मजबूत पॉलीथीन के बैग में। और क्या, अगर इसे टोप से तो ये बस फट जाएगा। नहीं, लेकिन इसे तेज किया जा सकता है।
नहीं, ये तोप से नहीं, झटके में नहीं। तो कुछ ऐसा। जानते हैं, मैं कभी इस बारे में सोचता था कि एक इंसान कितनी अधिकता सहन कर सकता है। इंसान, आप क्या सोचते हैं, कितनी? मैंने रुचि नहीं दिखाई। अमेरिकी डेटा लगभग लगभग 50G है। इसकी तुलना किससे की जाए? हमारी कार में कितने हैं? 1, 2, 3। मेरे अनुसार लड़ाकू विमानों पर सबसे अधिक ग्रेविटी लोड 8G थोड़ा ज्यादा होता है कॉस्मोनॉट के लिए, जब आपातकालीन उतराई 12-14 है, तो ये 50 है। क्या व्यक्ति सहन कर सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि इस दौरान आंख की रेटिना थोड़ा और भी प्रभावित होती है, और यह किसी गाड़ी में किसी तरह से थोड़ा और तेज किया गया था, और मोटे मोटे भाप के परतों से टकरा गया था। यह अमेरिकी लोगों द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए परीक्षण किए जाने के बारे में है। 60-70 के दशक में कई प्रकार के परीक्षण हुए थे। 70 के दशक में कई प्रकार के परीक्षण हुए थे। यहां तक कि यह भी कि उदाहरण के लिए पानी में केवल कितने कार्बन होते हैं या विटामिन कितने होते हैं, सब कुछ किया गया। अगर आपने पानी की बात नहीं की होती तो मजाक किया जा सकता था कि रोसकॉस्मोस की सलाह के बाद ओवरलोड का अनुभव किया। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही अच्छा है। थोड़ा, हाँ, निश्चित रूप से वहां लोगों के लिए पहले से ही गंभीर परिवर्तन हो सकते हैं। तो लोगों के बारे में ठीक है। चलिए जेपेलिन की ओर लौटते हैं। एक छोटा सा ऐलान भी बताऊंगा। पहले ही कहा था, यहाँ किरजाच में वीडियो है। हम बोमानका के आर्काडी से मिलेंगे। वह अभी बोल रहा है। कहना चाहूँगा कि वह जेपेलिन के लिए सभी मौसमों के लिए अधिकतम सक्षम होने की बात कर रहा है, और केवल तभी जब वे नियमितता और स्थिरता सुनिश्चित कर सकें, तभी उन्हें आधुनिक कहा जा सकता है। हम उनकी राय सुनेंगे। शायद हम कुछ बहस करेंगे। तो दोस्तों, आप इंतज़ार करें। हम बस शुरुआत कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प चीज़ें अभी बाकी हैं। यहाँ बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे आंतरिक मुद्दों से संबंधित हैं, जैसे कि हिस्सों, अर्थव्यवस्था आदि। जो भी व्यक्तिगत खाते, मार्केटिंग और अन्य से संबंधित है, वह मंगलवार को होगा। आज की विषय वस्तु तकनीक है। ये एक विशेषज्ञ का प्रोफाइल है। ऐसे सवाल हैं और बाकी सभी सवालों के जवाब मैं मंगलवार को दूंगा। कुल मिलाकर हमने बहुत अच्छा बातचीत की। मुझे आज का प्रसारण बहुत पसंद आया। दोस्तों, अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें। मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ कि लोग क्या लिखते हैं। सब कुछ अच्छा है। शुक्रवार को तकनीकी वेबिनार होते हैं, मंगलवार को बुनियादी। अगर आप अभी भी हिस्सों के बारे में नहीं समझते हैं तो पावेल फिलिपोव आएंगे और सब कुछ समझाएंगे। कुल मिलाकर हम 1 घंटे 45 मिनट में समेटने में सफल रहे। यह आमतौर पर 2 घंटे से थोड़ा कम है। तो अगर और कोई सवाल नहीं है तो मैं एक बार फिर सब कुछ चेक करूंगा। मैं वकंटाक्ते जाऊंगा एक बार फिर। तो कुल मिलाकर हम समाप्त करने के लिए तैयार हैं। अगर सब कुछ दिलचस्प था तो एक बार फिर लाइक करें। रिपोस्ट से देख रहा हूं कि यह दिलचस्प है, तो टिप्पणियां लोड नहीं हो रही हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर बोरिस अलेक्जेंड्रोविच, ये बहुत शानदार था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, सभी को अलविदा। हम चैट में वीकेंड टेक के समूह में मिलेंगे। इस वेबिनार की पोस्ट को दोस्तों और परिचितों के साथ साझा करें, उन्हें देखने दें। सभी को अलविदा। अलविदा।